आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जब खिजा आई चमन में सब दगा देने लगे, तिनके उड़ उड़ कर नशेमन का पता देने लगे। जब मेरी गुस्ताखियों की वो सजा देने लगे, वस्ल की शब लात घूंसा भी मजा देने लगे। बूम मेरेठी ने लात घूंसों की बात तो की थी, मगर थप्पड़ की महज बात ही इतनी जंग करा देगी। ये बड़ा विचित्र वीर टाइप अनुभव था बाबा के शब्दों में। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उससे कहीं पहले तीन ताल में हमने थप्पड़ की लयात्मकता और उपयोगिता पर बात कर ली थी, पर होमोसेपियंस के पास थप्पड़ जैसा हथियार होने के बाद भी दुनिया में बहुत लोगों को बम धमाका करने की जिद है। जाने किस ओर जाएगा वो देश, लेकिन वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर अपन तीन ताल के 46वें एपिसोड के लिए खटिया बिछाकर तकिया लगाकर बैठ गए हैं। पाणिनी बाबा, कमलेश ताऊ और मैं यानी कुलदीप सरदार। जय हो जय हो जय हो। बताओ, एक चीज बताइए, थोड़ा मतलब बहुत दिन हुए कोई शुरुआत रिकमेंडेशन से किए हुए। इन दिनों आप गाना कौन सा सुन रहे हैं? मतलब कोई एक या दो जो आजकल जुबान पे चढ़ा हुआ है। जुबान पे मेरे गाना पुराना ही चढ़ा हुआ है। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि नए गाने अच्छे नहीं हैं। दरअसल नए गाने मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। टेलीविजन देखता नहीं तो बहुत जो नया नया हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक हफ्ता जो है मेरा बचपन के प्यार ने ले लिया था तो अब मैं उसको रिक्लेम कर रहा हूँ, अपने बचपन के प्यार। तो मैं अभी भी हाल में जो मैंने 2-3 गाने बहुत अच्छे सुने हैं, उसमें लता मंगेशकर के कुछ गाने हैं, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। तो मैं उसको बार बार जो है अपनी यात्रा में अब दफ्तर जाते वक्त और आते वक्त उसको सुनता हूँ, अगर पॉडकास्ट से टाइम मिले तो। जीवन से संगीत हट सा गया है। आप बताओ, आप युवा हो और अभी पहाड़ों में वादियों में गुनगुना रहे हो कुछ कुछ, तो सरदार के 2-3 गाने नए कौन से हैं जो उनके लिए ईयर वर्म बने हुए हैं? हाँ, तो मेरा ईयर वर्म है एक ना, गाना नहीं है वो, दरअसल एक मीम था। वो टिकटॉक पे एक यंग बच्चे ने एक पहले से स्टैब्लिश गाना है उसको गा करके वीडियो डाल दिया था और वो वायरल हो गया, वो मीम बन गया। और वो दरअसल उसमें लिरिक्स भूल गया था पर उसको धुन याद थी। तो वो गाता है, इसकी बाहों में उसकी बाहों में इसकी बाहों में है, किसकी बाहों में उसकी बाहों में इसकी बाहों में है, किसकी बाहों में। और वो इसी गाने को वो पूरी धुन में है, सुर में है, लेकिन वो चूंकि लिरिक्स भूल गया है। लेकिन वो ऐसी चीज है कि दिमाग में चढ़ गई है और बहुत इजी टू रिमेम्बर भी है, क्योंकि 3 ही शब्द आपको याद करने हैं, इसकी बाहों में किसकी बाहों में। जब भी ये अभी दिमाग में आ जाता है तो मैं उसी को फिर सुबह से शाम तक गुनगुनाता रहता हूँ। ये उसकी गलती से एक ईयरवर्म याद आ गया, आर डी बर्मन साहब ने गाया है ये। उसमें जो उसके बोल हैं वो है, न जा जाने जा, न जा जाने जा, जाने जाना जा ना जा, न जा जाने जा। हाँ। तो अब वो नया ईयरवर्म हुआ, आपने कच्चा याद दिला पापड़ दिया। पक्का पापड़ वाला मामला है। बाबा, जमुना किनारे मोरा गांव उस दिन था, अभी क्या चल रहा है? आप ही ने कहा था कि कटियार, कालजात, धुसली के सभी गाने दिन में एक बार आप उस समय सुनते थे। अभी वो कायम है या कुछ और जुड़ा है उसमें? नहीं, मैं तो बहुत कुछ सुनता रहता हूँ। मैं तो ताऊ की तरह, ताऊ का संकट ये है ना कि ताऊ पॉडकास्ट ही है ना, तो ये इतने तरह के पॉडकास्ट सुनते रहते हैं कि फिर ये म्यूजिक के लिए समय नहीं निकाल पाते। मैं उस स्तर का पॉडकास्ट ही हूँ। मैं अभी मतलब अधजल गगरी छलकर जाए वाली स्थिति में हूँ, तो मैं संगीत के लिए समय निकाल ही देता हूँ। तो प्रायः वही होता है आजकल, क्योंकि बारिश का समय है तो राशिद खान और किशोर यमोनकर ये खूब चल रहे हैं। लेकिन एक गाना जो लगभग एक हफ्ते से मेरे दिमाग और सोच में अटक गया है और वो पता नहीं कब जाएगा, वो अभी एक नया कोई गाना आया है, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने दिन पहले आया, लेकिन मैंने उसको रील्स में देखा, तो वीडियो रील्स से वो गाना मेरे दिमाग में पूरी तरह से घुस गया है। जी, वो गाना क्या है? हाँ, बताइए तो सही। हाँ, और ये गाना है चोरी चोरी तकला पे आ,
जिन्नू मैं प्यार कर दी ओदे ब्याह विच नचवा पिया हाँ। चोरी चोरी तकवा पिया। तो ये गाना खूब चल रहा है। और एक पुरानी गजल मैंने जगजीत सिंह की वापस से सुनी इधर 2-3 मर्तबे। समझते थे मगर फिर भी न रखी दूरियां हमने, चिरागों को जलाने में जला ली उंगलियां हमने। वाह। तो ये सब चल रहा है। तो कभी गजल आ जाती है और बादल और नमी या बारिश देख करके क्लासिकल हो जाता है दिल। और बाकी टाइम तो ये चोरी चोरी तकवा पिया, ये यही गूंज रहा है। अभी भी मैं मतलब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जब बैठा तब भी दिमाग में चोरी चोरी तकवा पिया ही घूम रहा था। और इसकी वजह यह है कि वीडियो रील्स में आजकल खूब देख रहा हूँ। ताऊ कह रहे हैं कि आज कल आप काफी समय वीडियो रील्स पे लगा रहे हैं तो वीडियो रील्स में ये गाना इतनी बार देख लिया तो फिर अब ये जैसे बचपन का प्यार सबके उसमें अटका। अच्छा, मैं बचपन के प्यार में फंसा नहीं, है ना बहुत लोग उसको उसमें फंसे और उसके ऊपर बहुत आद्योपांतीकरण करते रहे, लेकिन मैं इसमें आके फंस गया। एक गाना आखिरी और। बार जो मैंने हम्म। गाना मतलब संगीत का आनंद लिया वो बाबा के साथ ही था। हम दोनों लखनऊ से आ रहे थे, सड़क से आ रहे थे, तो अपन दोनों बैठे हुए थे, बीच बीच में बातें भी कर रहे थे गाने के ऊपर से एक लेयर, लेकिन गाना चलता रहा पूरे 6 घंटे जो है। वो बहुत खूबसूरत गाने हमने सुने, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ कव्वाली, कुछ इंग्लिश, कुछ भजन, सब तरह की। हाँ, बहुत ही मिक्स मैट्रिमोनी ताऊ का कलेक्शन रहता है तो हाँ, मैं भजन बहुत सुनता हूँ, मैं कव्वाली के साथ साथ भजन भी सुनता हूँ, मैं उस टाइप का सेकुलर। एक एक वो दंगल फिल्म का गाना जो अभी अचानक से दोबारा मैंने इस बीच सुना और फिर तब से वो याद भी रह गया है। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ, वो शायद उसके लिरिक्स की वजह से, कि जिंदगी भी आजकल गिनतियों से उब के, गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पड़ रही है, मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियां, मैं जानू ना, क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही हैं गिलहरियां, वाह। मैं जानू ना। लेकिन एक ये बाबा, एक याद आया मुझे कि आपने पिंक फ्लॉयड के 2 गानों का जिक्र किया आपने एक फिल्म रिव्यू में। ताम नाम है उस फिल्म का, है ना, हाँ बनारस के हाँ ऊपर हाँ, बनी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ताम का सीधा मतलब है अंधकार। और इस हाँ। फिल्म के बारे में आपने लिखा है कि बदलते बनारस में फैलते अंधकार को दिखाती है ये फिल्म। संक्षेप बिल्कुल। में बता दीजिए इस फिल्म के, देखी आपने, क्या कैसा लगा फिल्म, किस बारे में है इसकी। तो बेसिकली ये है कि ये है तो एक फीचर फिल्म जैसी ही शॉर्ट फिल्म है और फिक्शन है। लेकिन इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगी वो ये है कि ये फिल्म उस बनारस में उस वक्त शूट हुई है जब वहां पे ये विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। तो इसका जो सेट है ना वो बहुत ही टूटा फूटा बनारस है। पक्का महल जो जगह जगह से तोड़ा गया है जहां पे नया विश्वनाथ कॉरिडोर बनना है। तो वो ताम केवल उस कहानी में नहीं दिखता है, उस कहानी का जो पूरा सेट है और ये रियल लोकेशन शूट करके इन्होंने बनाई है कैसे कैसे करके। तो उस दृष्टि से मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे भारतीय सिनेमा की समस्या ये रही है कि हमने हर चीज का सेट बना दिया है और सेट बना करके स्टूडियो वाली नियत पे हम काम करते रहे हैं। मतलब जिन घाटों पे मैं घूमता टहलता रहा हूँ, जिन गलियों में मैं घूमता टहलता रहा हूँ, वहां पे ये फिल्म शूट हो रही है, वहां पे ये फिल्म रिकॉर्ड हो रही है। उनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, उनको मैंने नाव चलाते देखा है। उनको वहां पे कोई मूर्ति बेचता है पीतल की कोई नाव चलाता है, कोई कुछ और काम करता है, कोई चांदी की ढलाई का काम करता है। और उस तरह के लोग उसमें कैरेक्टर हैं। तो एक बहुत कम बजट में, लेकिन वो नाम को इसलिए भी निभा ले जाती है। वो केवल अगर विश्वनाथ कॉरिडोर का काम ना चल रहा होता तो वो उतना प्रभाव उत्पादक नहीं बन पाती जितना कि अभी वो बन गई। और उस तरह का डॉक्यूमेंटेशन इस चेंजिंग बनारस का, बदलते बनारस का, ये सिनेमा में या डॉक्यूमेंट्री वाले भी कई सारे लोग ना तो उन्होंने किया है और ना कर पाए हैं, ना करने दिया गया है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो एक समय को डॉक्यूमेंट कर ले जाती है और ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बनारस पर बनी या बनारस के बैकग्राउंड में बनी जब फिल्मों की बात हो रही है तो मुझे एक और फिल्म याद आती है, आनंद एल राय की फिल्म रांझना।
उसमें भी बनारस को दिखाया गया है। और उस फिल्म में एक्टर हैं स्वरा भास्कर, जो एक्टर तो हैं ही और एक्टिविस्ट की भूमिका में भी वो दिखती हैं। पॉलिटिकल मसलों पर खुल करके वो ट्वीट्स हाँ, वो करती हैं। एक्टिविस्ट हैं। हाँ, एक्टरविस्ट। एक्टिविस्ट हैं, हाँ, हाँ। तो ये उनका नया जिक्र विस्टा इसलिए। प्रोजेक्ट है भारत का, जिसमें कुछ ऐसे विस्ट लोग हैं जो कि एक्टर भी हैं। हाँ, तो उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल उनकी आस्था पर लोग खूब सवाल उठा रहे हैं। वो इस वैसे ट्रोल होती रहती हैं, पर इस बार वो ट्रोल की गई अपने गृह प्रवेश की पूजा के फोटो में। उन्होंने सोशल मीडिया पे उसको डाला, फोटोज को, और उसमें वो हवन कुंड के पास बैठी हुई पूजा करती हुई या सिर पर कलश रखे हुए दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ उन्होंने कैप्शन में सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी बातों का जिक्र किया है। अब उनको दोनों तरफ के लोग बुरा भला कह रहे हैं कि आप इस तरह की पूजा कैसे कर सकती हैं। उस पर कुछ कमेंट्स आए थे। एक कमेंट था कि पूजा में आपको मौलवी को बुलाना चाहिए था। एक कमेंट था भगवान को विचलित करते हुए कुछ राक्षस लोगों ने पाप से जोड़ करके इस पे कमेंट्स किए हैं। लेकिन ठीक है, ये ट्रोल करने वाले तो हैं ही और पहले से ही उनकी जिंदगी में है। लेकिन ये सवाल मैं थोड़ा चाह रहा था कि इस पे एक बार आप लोगों का एक एक कमेंट ले लूं, फिर अपन एजेंडा की तरफ चलते हैं। कि ये थोड़ा पुराना इसमें सवाल है। बुराई क्या है, मतलब? हाँ, मैं नहीं, मैं बुराई कुछ मतलब नहीं, मैं ये कह रहा स्वरा हूँ कि भास्कर ने जो किया है, भाई हम ये कहते हैं कि अगर आप चॉकलेट का पान खा सकते हैं, अगर मछली का हलवा बना सकते हैं, है ना, अगर आप मैगी में शहद डाल सकते हैं, तो स्वरा भास्कर भी पूजा कर सकती है। विचित्र मैं किंतु मैं सत्य। तो मैं तो पश्चिम बंगाल के उन कम्युनिस्ट नेताओं तक भी इसको लेके जाना चाहता हूँ जो दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इसको तो, हम्म। जैसे ताऊ भी एक बार कह रहे थे कि यार रिलीजन को हटाओ, लेकिन इसकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं इनको रख सकते हो। तो लेकिन क्या ये जो प्रोग्रेसिव मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज में कोई भरोसा रखता है? या सीधे ही अगर ये कहें कि वो तथाकथित जो प्रगतिशील है या लेफ्ट लीनिंग का व्यक्ति है, तो क्या वो पैरेलली धार्मिक कार्यकलापों में हिस्सा नहीं ले सकता? और मतलब ये बात सही है कि उसकी बुनियाद सिद्धांत ही ये कहती है, जिन लोगों ने मार्क्स और एंगल्स ने ये सिद्धांत लिखे लेफ्ट के, वो उनकी शुरुआत ये कहती है कि रिलीजन अफीम है। लेकिन क्या इसी में ये सवाल निकलता है कि क्या वामपंथ का कोई ऐसा भारतीय संस्करण हो सकता है क्या, कि जो जिसको ट्वीक किया जाए भारतीय सोसाइटी में, उसकी एक्सेप्टेंस शायद ज्यादा हो अगर वो यहाँ के सोसाइटी के जो कल्चरल चीजें हैं उनको समाहित करता हुआ दिखे? क्या नहीं, इस ऐसा इसमें? हाँ। ऐसा ऐसा कोई संस्करण हो नहीं सकता है वामपंथ का। अगर लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी कूपमंडूकता से निकल नहीं पा रहे हैं। ईमानदारी की बात तो यह है, चाहे मैं हूं, चाहे स्वरा भास्कर हूं, चाहे आप हूं, चाहे कोई हो, तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो समाजवाद की पूरी बात भारत में बन के लोहिया वगैरह के साथ में तैयार हुई, वो दरअसल उसी भारतीय करों की बात थी, जिसमें विचार इक्वलिटी के थे, लेकिन कल्चरल स्पेस को बचाए रखते हुए और एक लार्जर पॉपुलेशन के इंटरेस्ट के साथ में एक नए तरह का नैरेटिव गढ़ा गया था। तो वो वाली बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि कन्फ्लिक्ट यहीं पे है कि समानता शब्द की मर्यादा वहीं समाप्त हो जाती है जहां पे आप किसी को असमान और असामान्य रूप में देखना और स्वीकारना शुरू करते हैं। स्वरा भास्कर ये हो सकता है ये दिखाने के लिए कर रही हूं कि अगर मैं क्रिटिसाइज करती हूं एक विचारधारा को और एक सरकार को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कल्चरली एंटी हिंदू हो चुकी हूं। और ऐसा बहुत सारे लोग दिखाते हैं। कुछ लोग जनेऊ पहन के मंदिर चले जाते हैं, कुछ लोग अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, कुछ लोग और चीजें करते हैं। तो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें इक्वलिटी और इस तरह की शब्दावली का तड़का जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे भले पान में चॉकलेट भर देने जैसी चीज है। तो बाकी ये हिंदुस्तान जो है ये पेट्टा समाज है। पेट्टा मतलब कि उदरपोशी, है ना। और स्वाद की जो चाहत है उसमें भारतीय समाज हमेशा बहाना खोजता है। तो गृह प्रवेश एक बहाना है ना, वो तो हाउस वार्मिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो गृह प्रवेश कर रही हैं, कलश वलश दिखा रही हैं, उसके बाद में पार्टी भी हुई होगी। अच्छा शोशेर और ये कौशा मांशो और शोशे भाजा और सुक्तो और बेगुन भाजा और कातला और
भेटकी और क्या क्या स्वरा चीजें। भास्कर को का बंगालीकरण कर रहे हैं बाबा। नहीं नहीं, बंगाल तो मैं यहाँ पे इसलिए ले आया क्योंकि वाजपेयी जी कहते हैं ना कि कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो और इन्होंने कहा कि वाम वाले ऐसा क्यों करते हैं कि वो दुर्गा पूजा कर लेते हैं। तो स्वरा जो करना चाह रही हैं उसमें उनका सुर गलत लग गया, बाकी करवट तो ठीक रही है, लेकिन सुर जो है स्वरा ने गलत लगा दिया है। क्वालिटी के सुर के साथ में स्वरा को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए था। ताऊ, ये जो लेफ्ट वाले रिलीजियस कर्मकांडों में हिस्सा लेते हैं, उनकी तस्वीरें आती है, उसे देख के आपके मन में क्या आता है? देखो, शुरुआत में ही बोल दूं मैं, लुक्खे हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। हमको उनके साथ जीना ही पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। अभी क्या है, भारत में इस्लाम आया तो इंडियन इस्लाम हो गया। भारत में कुछ भी आता है, ये ऐसी समावेशी सभ्यता हमारी है और संस्कृति ऐसी है, लुक्खों के होने के बावजूद, कि हम यह सबको आत्मसात कर लेते हैं और इस चक्कर में जो आता है वो भी हमारी तरह हो जाता है। भारत के क्रिश्चियन ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिसको अगर पोप देखें तो उनको हार्ट अटैक आ जाए, अभी निपट लें। इस्लाम हमारा वैसा ही है, मतलब था और है, बहुत बड़े हिस्से में है। कुछ लोग उसका अरबीकरण करना चाहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर हकीकत यह है कि हमारे यहाँ जो हमारी तरह रहने लगते हैं वो हमारी तरह के हो जाते हैं। धर्म के बारे में मेरे विचार मैं 3 ताल के श्रोताओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर मैंने जो कर्म कांडों के बारे में बोला था उसके बारे में अडिग हूं मैं, कि गृह प्रवेश में पूजा होनी चाहिए अपने अपने तरीके से, जिसको जैसे करना हो। वो इसलिए नहीं कि किसी देवता को खुश करना है या कोई भगवान है जो देखकर आपके उस घर में शांति ले आएंगे। घर में तो अशांति ही होगी। हकीकत यह है कि घर में घुसने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे हाउस वार्मिंग अभी बाबा ने बोला कि हाउस वार्मिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसमें लोग पार्टियां करते हैं। वो अगर वो भी उसको कर्मकांड मान लें तो कर्मकांड ही है। आप अपने घर में आके हवन चलाते हो, थोड़ा कुछ खाते हो, और मतलब अगर आप हिलसा नहीं खाते तो छोले भटूरे खा लो, पर आप कुछ खाते हो और एक माहौल बनता है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का भी हिस्सा होंगे, पर अगर धर्म नहीं रहा तो भी इन्हें संस्कृति का हिस्सा रहना चाहिए। रह गई बात स्वरा भास्कर की, तो यह बात समझ लीजिए कि स्वरा भास्कर पे लोग चुटकियां ही लेते हैं। स्वरा भास्कर चूंकि एक आइडियोलॉजिकल लाइन लेती हैं, राजनीति, तो उनके विरोधी बहुत सारे हैं, और उनके जो प्यार करने वाले हैं, कुछ जो धर्मांध हैं, वो उनकी एक अपनी अलग छवि बनाए रखे हुए हैं। इस कारण में ये फंसते हैं और कोई कारण नहीं है। स्वरा भास्कर को अपनी जिंदगी जैसे जी रही हैं वैसे जीना चाहिए। अगर उनकी ये मर्जी है कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपने धार्मिक अनुष्ठानों का पोस्ट करेंगी तो वो करती रहें। भारत ऐसा ही है, रंग बिरंगा देश है, और आगे भी आप देखना ये चीजें अभी बढ़ेंगी बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है कि एंटी नेशनल बहुत है अपने यहाँ, ये आप जानते ही हो, और अभी एंटी नेशनल लोग जो हैं वो किसी की पिटाई कर देते हैं उसके धर्म के कारण। लोग चूड़ी वाले को पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है ना। चूड़ी वाले को पहले पूछते थे कि भाई चूड़ियां दिखाओ जरा, बढ़िया। अब पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तू आधार कार्ड दिखा। तो एंटी नेशनल लोग हमारे देश में हमेशा रहे हैं, जो देश के हितों के खिलाफ काम करते रहे हैं। हर देश में होता है, अमेरिका में भी होगा, अफगानिस्तान में तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में होता है। तो अब क्या है कि एंटी नेशनल लोग जो है वो तरह तरह के काम करते हैं। एक जो चीज होती है कि एंटी नेशनल लोग लेबलिंग में बहुत मस्त होते हैं, उनको लेबल करना लगता है कि तू इस कैटेगरी का है, तू इस कैटेगरी का है। बाकी लोग भी दूसरों को लेबल करते हैं, तू संघी है, तू लेफ्टी है, तू कौमी है, तू कौमी विद क्यू हो। इस तरह के भी हैं लोग, पर हकीकत यही है कि इस हिंदुस्तान में ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी। बाबा जो है बहुत खन्नास कॉमरेड रह चुके हैं, और इनके हाथ पांव देख लो, इनकी रंगत देख लो और इनका संस्कृत का श्लोक देख लो, तो आदमी को बस वो दिमाग कंफ्यूजिया जाता है। वो रजनीश कहते थे कि माई होल जॉब इज टू कंफ्यूज यू। तो उस तरह से कंफ्यूजन में आ सकते हैं, मुझे देखकर लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि मैं बात बदलता रहता हूँ, कभी 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 ये बोला कभी वो बोला, तो लोग कहते हैं कि आप जो है आपने तो कभी इस पर तो आपके विचार पहले कुछ और थे,
तो मेरा जवाब यही होता है कि वक्त तो बदलता जाता है, तो मेरे विचार बदलते जाते हैं। मेरे आपका जवाब एक ही है कि मैं बंदर की तरफ हूँ। अगर पूरा गांव उधर है तो मैं बंदर की तरफ हूँ। मैं नई नई चीजें अगर सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मेरे विचार बदल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि स्वरा भास्कर की राजनीतिक लाइन के लिए उनपे कोई पर्सनल अटैक करे, पर मैं बदल थोड़ी ना सकता हूँ किसी को। ये देश ऐसा ही है। अब सब आदमी जो चौक पे बैठ के सीटी बजाता था महिलाओं को देखकर, वो अभी ट्विटर पे है। प्रधानमंत्री मोदी भी ट्विटर पे है ना। इनफैक्ट हकीकत तो यह है कि इतनी ज्यादा एम्पावरमेंट हमारे सोसाइटी की हो गई है सोशल मीडिया से कि हर आदमी अब किसी को कुछ बोलने की हिम्मत कर सकता है। सामने अगर स्वरा भास्कर आ जाए तो उनकी मतलब पाँव के पसीने आ जाएं, लेकिन ट्विटर पे बैठ के तो उसको माँ बहन की गालियां भी लोग दे देते हैं। नहीं, सामने आ जाएगी तुरंत मोबाइल निकाल के सेल्फी लेगा। हाँ हाँ, मैडम एक हाँ, प्लीज मैडम, सेल्फी विद स्वरा हैशटैग। ये एक ना मेरे को बड़ा मन कर रहा है एक लेफ्ट जोक मारने का। मारो, राइट वो मारो। हाँ, तो उसमें ये है कि बाबा मेरे को कुछ उड़ता हुआ नहीं फेंक के मत मार देना उधर से। जो कि है कि आई ट्राइड टू मेक अ पेपर प्लेन आउट ऑफ अ न्यूज़पेपर, द राइट विंग वाज फाइन बट द लेफ्ट विंग वाज ट्रैश। एक और है, तौबा मेरी तौबा। there was a हाँ, guy who got his entire left side cut off, don't worry he's all right now। ये पन की बीमारी बाबा, ये आ आपने गई है, देख लीजिए। आपने मुझ में डायग्नोज किया था ना, देखिए फैल रहा है फैला संक्रामक। संक्रमण है। आज एक चिट्ठी भी आई है, उस पे पन के हिसाब से ही हम उन्होंने एक लतीफा भेजा है, वो आगे सुनवानी है। और इसी के साथ मतलब आई एम डन एंड लेफ्ट विद नो मोर जोक्स। तो लेफ्ट राइट की बातें फिर कभी नाउ करेंगे। यू आर ऑल राइट। हाँ। आज के एजेंडे की ओर बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले अपन को दाढ़ी पर बात करनी है। वो दाढ़ी जो नहीं आती तो आदमी दवाई ढूंढता है, जब आ जाती है तो नाई ढूंढता है। जाति सूचक नहीं, प्रोफेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जब सफेद हो जाती है तो डाई ढूंढता है। तो इस तो दाढ़ी इस दाढ़ी पे आने से पहले क्योंकि हम लोग चिट्ठी की बात कर रहे थे, हाँ तो मुझे कुछ याद आया। हाँ और वो इतना भर है कि अगर लोग 9953323303 इसको याद कर लें तो ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां हम लोग को आ सकती है। हाँ, 9953332303 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अभी जो आप कह रहे हैं ना लतीफा, तो अब हम लोग का लतीफा सुन के या तुम्हारा लतीफा सुन के जिनको लग रहा है कि नहीं बाबा कुछ फेंक के नहीं मार रहे तो हम ही फेंक के मार दें, तो भैया यही नंबर है, ये जो अभी बताया है हिंदी और अंग्रेजी में। इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या आप अपना मैसेज लिख के हमें भेज सकते हैं। हाँ, और समय रहते मैं ये भी बोल दूं फिर कि पढ़ाकू नितिन करके जो हमारा एक पॉडकास्ट है, नितिन ठाकुर करते हैं, वो जो छलांग लगाई से इतिहास बना दी से। भाई साहब वो आप लोगों 13वें का नंबर पे आ बहुत गया बहुत है। धन्यवाद कि आपने हमको वो इज्जत बख्शी, नितिन ठाकुर को इज्जत बख्शी और उनको वक्त दिया और उनके रिसर्च का फायदा आपने उठाया। क्योंकि वो आपके बिहाफ पे 5 6 10 किताबें पढ़ जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कुछ, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ओ भाई साहब क्या छलांग है। सरदार आपको बताएंगे क्या छलांग है। छलांग ये है कि एप्पल पॉडकास्ट के जितने लिसनर्स हैं, हिस्ट्री कैटेगरी में 13वें नंबर पर पढ़ाकू नितिन आ गया है। अभी जुम्मा जुम्मा 4 5 एपिसोड उसके आए हैं और हिंदी में वो सबसे पहले नंबर पर है। वाह यानी वाह हमसे वाह। ऊपर जो हैं वो बहुत पहले से चल रहे पॉडकास्ट हैं हिस्ट्री के, और वे सभी अंग्रेजी के हैं। हिंदी में हमसे ऊपर कोई नहीं है। अब हम अंग्रेजी वालों को भी पढ़ाकू नितिन सुनवाएंगे, ये हमारा टारगेट है। अगला लक्ष्य है टॉप 5 में पहुंचने का। तो एप्पल पॉडकास्ट अगर आप सुनते हो और थोड़ा आपको तसल्ली से बैठ के ज्ञान चाहिए इतिहास से जुड़े विषयों पर, अतरंगी उसने ऐसा नहीं कि इतिहास कैटेगरी में है, वो रेलवे पर बात की है, एलियंस पे बात की है, अभी चाइना पर एपिसोड आया पिछला वाला, उससे पहले अफगानिस्तान पर आया था। तो जो भी रेलेवेंट विषय है उन पर नितिन बात करते हैं एक्सपर्ट के साथ और अपनी रिसर्च के साथ। तो आप पढ़ाकू नितिन सर्च करना और वहां पे उसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है ये पॉडकास्ट, इसकी लिसनरशिप बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल। और इतने शानदार पॉडकास्ट को संभव बनाने के लिए, उसकी रैंकिंग के लिहाज से आज तक रेडियो के लिए, तीन ताल के लिए, पढ़ाकू नितिन के लिए जो एक श्रेय किसी को जाता है, वो पूरी तरह से वो एक नहीं है, अनेक हैं। वो हमारे श्रोता हैं। आप सब लोग हम लोग को सुनते हैं, धैर्य से सुनते हैं, इस तरह का प्यार देते हैं, ये बहुत ही शानदार चीज है।
सुने और दूसरों को सुनवाएं। और एक शेर ही मुझे याद आता है अपने इन सभी आज तक रेडियो के श्रोताओं के लिए, आज तक पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए, कि हमारे घर को ये रौनक कहाँ मयस्सर थी, जाना आपके कदमों की मेहरबानी है। सही बात है। तो ये मेहरबानी ये बनी रहे, और वैसे ये टू वे है, आपको भी इससे फायदा मिलेगा और हमारे तो सुनने वाले बढ़ेंगे ही, आप भी एनरिच महसूस करेंगे। तो आज का एजेंडा ये है कि आज अपन दाढ़ी पर बात करने वाले हैं। तो दाढ़ी पे बात करेंगे। इस दाढ़ी को लेकर के जो एक पुलिस कांस्टेबल की अपने डिपार्टमेंट से शिकायत है, वो दाढ़ी रखना चाहते हैं लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। तो दाढ़ी के प्रोफेशनलिज्म पे आज बात करेंगे, और उसके बहाने नई पुरानी किस्म की दाढ़ियों पर भी बात होगी, और ये नौजवान किस किस तरह की दाढ़ियां आजकल कटवा रहे हैं उस पर भी बाबा से उनकी राय लेंगे। और फिर बात करना है सड़कों पर। सड़कें जो मिट्टी की होती थी, पानी में बह जाती थी, क्या मनोरम दृश्य होता था, और उससे हास्य निकलता था खराब सड़कों से। तो अपने अपने दौर की सड़कों की मेमोरीज पर आज बात करेंगे। ये भी कि हेमा मालिनी की गाल से सड़कों की तुलना करने वाले बयानों को भी याद करेंगे कि इस तरह के बयान कहाँ से आते थे, और मौजूदा गड्ढों को भरने के लिए किए जाने वाले उपक्रमों पर भी बात करेंगे। बिजार खबरें हैं आज, जिसमें मंगलसूत्र निगलने वाली गाय है, और आखिर में न्योता वाले श्रोता में कुछ चिट्ठियां हैं, ऑडियो में आई हैं हमारे पास। सभी तो नहीं सुनवा पाएंगे, पर उनमें से कुछ सुनवाएंगे। सबसे पहली चिट्ठी बिहार से आई है, और वो बाबा को संबोधित है, वो अभी मैं बताऊंगा। व्हाट्सएप से बहुत सारे संदेश आए हैं। बाबा ने नंबर बताया 9953332303। यहाँ पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। 3 ताल पर मुख्य बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं 3 ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। तो दाढ़ी खुजलाते हुए दाढ़ी वाले प्रसंग पर आते हैं। हम तीनों लोगों की दाढ़ी है। ये पहले एक सूचना, बहुत लोगों ने कहा है कि वीडियो भी देखना है। इस बार भी ऐसी चिट्ठियां आई है, वीडियो भी दिखाइए। तो जो लोग अभी फिलहाल वो व्यवस्था नहीं है, आएगी कभी, वो करेंगे, लेकिन उनकी जानकारी के लिए हम तीनों की दाढ़ी है। तो हम बिल्कुल ऑथेंटिक सर्टिफाइड लोग हैं इस पर बात करने के लिए। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हैं मोहम्मद फरमान। अयोध्या जिले के खानदासा थाने में वो तैनात हैं, और उनकी एक अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। यूपी पुलिस के डीजीपी ने दरअसल एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस फोर्स में रहते हुए आप दाढ़ी नहीं रख सकते, मगर पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फरमान ने दाढ़ी रखी हुई थी। इन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, इन्होंने दाढ़ी कटवाई भी नहीं, तो अयोध्या पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इस विभागीय कार्रवाई के खिलाफ फरमान ने कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई। पहली अर्जी में उन्होंने कहा कि अयोध्या के डीआईजी ने जो सस्पेंशन ऑर्डर दिया था उसको उन्होंने चैलेंज किया, और दूसरी में उन्होंने डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन को चैलेंज किया। और इनका तर्क ये था कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है, और उसी के तहत उन्होंने, वो इस्लाम में मानते हैं और उस सिद्धांतों के तहत उन्होंने दाढ़ी रखी है। अब बात यह है कि उनकी दोनों याचिकाएं हाई कोर्ट से खारिज हो गई। हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की, उसने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद पुलिस बल में सेवा देते हुए दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा कहा है। पहले भी इस तरह के मामले, बाबा ताऊ आप दोनों को याद होगा, अलग अलग अदालतों के सामने आ चुके हैं। जब अदालतों ने पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करने वाले लोगों के दाढ़ी न रखने के पक्ष में फैसला सुनाया कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट में जब टीएस ठाकुर चीफ जस्टिस थे, तो उनकी पीठ ने भी ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि तब वो एयरफोर्स में एयरमैन थे, अंसारी आफ्ताब अहमद,
उनके सस्पेंशन की पुष्टि की थी और उन्होंने कहा था कि भारत बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो बल खड़ा किया गया है, जो फोर्सेस बनाई गई हैं, उनमें एक अनुशासन बना रहे। तो पहले तो आप दोनों की एक इस घटना अरे स्पेसिफिक विषय देखो पर भाई, हाँ मतलब इस घटना को मैं थोड़ा सा आद्योपांतिकरण इसका करना चाहता हूँ, और मैं तमाम श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि भैया देखो, ऐसा है कि ये जो बिना दाढ़ी वाले लोग आप देखते हैं ना, ये लोग दुनिया में बहुत बाद में आए। दुनिया पे जब मनुष्य आया तो दाढ़ी के साथ आया, मतलब उम्र के बाद दाढ़ी आई, लेकिन दाढ़ी थी। फिर बाद में धीरे धीरे ये चेतना कभी आई होगी कि नहीं, इसको हटाया भी जा सकता है। अगर महिलाओं के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो अपन भी क्यों रखें, अपन भी इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसने छीला काटा जो भी किया होगा। तो दाढ़ी को काटने की सूझबूझ जो है वो मानव विकास के क्रम में बहुत बाद में आई। और दूसरी बात मुझे जो यहाँ पे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि धरती पे दाढ़ी पहले आई और धर्म बाद में। इसलिए धर्म के आधार पे रखी गई दाढ़ी जो है मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, मैं दाढ़ी के पक्ष में हूं क्योंकि धर्म दाढ़ी के आधार पे आया है दाढ़ी धर्म के आधार पे नहीं आई है। तो आप उसको उल्टा करने की कोशिश कतई ना करें, आप उसको सीधा रखें। अगर दाढ़ी रखना चाहते हैं तो रखें, और आप अगर ऐसे, और मैं इन लोगों के भी बहुत पक्ष में नहीं हूं, ये जो यूनिफॉर्म चीजों की वकालत करते हैं ना कुछ लोग कि नहीं यूनिफॉर्म ये और यूनिफॉर्म वो, है ना, और आर्मी की यूनिफॉर्म और पुलिस की यूनिफॉर्म या स्कूल की यूनिफॉर्म। और दाढ़ी का ही मामला नहीं है। अभी बिहार में मेरे ख्याल से एक स्कूल ने लड़कियों के लिए आदेश जारी किया है कि खुले बाल वाली लड़कियों को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको बाल बांध के ही आने हैं, बाल आपके खुले हुए नहीं होने चाहिए। तो मैं इन लोगों के बहुत पक्ष में नहीं हूं। इस तरह के संस्थान, इस तरह के संविधान, इस तरह के विधान, इस तरह की सोच अदालतों की या इंस्टीट्यूशंस की या सेक्टर्स की, मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपनी दाढ़ी उसको प्रकृति ने दी है, वो अगर रखना चाहता है तो उसको रखने दें। लेकिन धर्म के आधार पर अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा संवैधानिक हक है कि मैं अपने धर्म के हिसाब से दाढ़ी रखूं, तो तुम उल्टी गंगा काहे बहा रहे हो भाई? गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ क्यों जाना चाहते हो? ये धर्म भैया बहुत बाद में आया है, दाढ़ी बहुत पहले आई है। दाढ़ी का मान रखो। ताऊ इसका उत्तर जो है फेसबुक पे होता है रिलेशनशिप स्टेटस, इट इज कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उत्तर है। कैसे? मैं यह मानता हूं कि इंस्टीट्यूशंस में या किसी संस्थान में संस्थान को अधिकार है कि आप कैसे होकर आए, कैसे दिखें, कैसे बनकर आए। नहीं तो कल बोलेगा मैं शर्ट बाहर रखूंगा, पुलिस वाला है ना, बेल्ट नहीं लगाऊंगा, मुझे तकलीफ होती है, तो वैसे चलेगा नहीं। लेकिन जिस दिन यही रूल सिखों पे लागू हो जाएगा, मैं इसका समर्थन करूंगा। आप चुनाव नहीं कर सकते। फरमान साहब दाढ़ी रखना चाहते हैं धार्मिक कारणों से, इसका मैं विरोध करता हूं। यार धार्मिक कारणों से दाढ़ी क्यों रखनी? दाढ़ी तो रखना चाहिए खूबसूरत दिखने के लिए, है ना। आप तो हो सकता है बहुत लोग कहते हैं कि दाढ़ी बिना मूंछ वाली जो दाढ़ी रखते हैं, खास करके जो मुसलमान बिल्कुल ये बिलीव करते हैं कि मुझे वैसे ही रहना है जैसे प्रॉफिट रहते थे, तो उनकी अपनी स्टाइल थी। आप उनकी स्टाइल कॉपी करके क्या कर लोगे? अपने सीरत में वो चीजें लाओ तो समझ में आती हैं। वो अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको ऊपर से निखरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ताऊ मैं आपसे कहूंगा कि सीरत में भी बतलाओ और दाढ़ी में भी बतलाओ और बेल बॉटम आपको बहुत पसंद थी, कोई एक्टर था वो बेल बॉटम पहनता था, इसलिए अब बेल बॉटम ही पहनी जाए, इसका कोई तर्क नहीं है, इसकी कोई वजह नहीं है। हाँ, तो इसमें यही है कि दाढ़ी इन्होंने रखी है, पर उनकी आजादी अगर उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश की पुलिस यह फरमान पे लागू करती है तो खुशवंत पे भी लागू होनी चाहिए। तब मानूंगा मैं कि आप बराबरी का कह रहे हो और इंस्टीट्यूशन का जो ड्रेस कोड है या जो उसका भी उसके जो नियम है उसका पालन करवाने की क्षमता है आप में। अदरवाइज तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कोर्ट का भी ये कहना, कोर्ट विभिन्न धर्मों के बीच में भी फर्क नहीं कर सकती ना। कोई हिंदू ऑफिसर कल को बोलेगा मैं टीका लगा के आऊंगा, है ना, या मैं चोटी रखूंगा, मुझे टोपी नहीं पहननी, मेरी चोटी छुप जाती है। तो ये नहीं, अगर लागू हो तो सब पर हो, नहीं हो तो फिर किसी पर नहीं हो। फरमान पे लागू होना और दूसरों पे नहीं लागू होना, ये फरमान
ये गलत है। और अपन इस घटना के अलावा भी थोड़ा दाढ़ी की तरफ, दाढ़ी पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, बात जैसे, उसी पे होनी चाहिए, हाँ, दाढ़ी पे। तो दाढ़ी जो है ना, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि यू इधर लव देम और लोथ देम, या तो नफरत है दाढ़ी से या बहुत प्रेम है। और बाबा, आपका दाढ़ी प्रेम तो छलक छलक कर दिखता है। हमसे इसके पहले पीछे की हमारी क्या दाढ़ी। कहानी है? मतलब जैसे शुरू से सोचे हुए थे कि बड़े होकर दाढ़ी रखेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अरे, बड़े इनकी होकर दाढ़ी तस्वीरें देखी है रखेंगे। हमने बिना दाढ़ी के। मैं तो सोच रहा था कि बिना दाढ़ी के कभी तस्वीर ही नहीं देख पाऊंगा, पर इन्होंने ही दिखाई मुझे। अच्छा। हाँ, वो भी ताऊ उस तरह वाली दाढ़ी नहीं है। मतलब वो मशीन से ट्रिम की हुई है, और वो कोई इन्फेक्शन के बाद वैसा करना पड़ा था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है। मुझे पसंद बहुत थे लियो टॉलस्टॉय और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविंद्र बाबा की दाढ़ी देख के अपन को लगता था कि ये तो यार कमाल की चीज है, और चेहरा कितना खूबसूरत लगता है। इसमें जो रही सही कसर थी उसको ओशो ने पूरा कर दिया था। ओशो की पूरी मुखाकृति में दो ही चीज सबसे आकर्षक मुझे लगती थी, उनकी आंखें और उनकी दाढ़ी। तो एक अजीब सा आकर्षण हमेशा दाढ़ी के प्रति रहा मन में। फिर जब दाढ़ी बनाने की उम्र आई, उस वक्त मुझे ये लगा कि ये उस तरह से या ब्लेड से अपने चेहरे की, जो आप सबसे ज्यादा दिखाते हैं दुनिया को, बाकी पूरा शरीर ढके होते हैं, केवल चेहरा दिखा रहे होते हैं, उसके सबसे सुंदर हिस्से को शरीर के आप किसी तेज धारदार चीज से रोज छीलते रहें, उसकी सौम्यता, उसकी मासूमियत, मुलायमियत, उसका जो नेचुरल एक स्किन है, उसको अनकवर करते रहें, उसको रोज आप काट के निकालते रहें। मुझे लगा कि ये मानव अस्तित्व में एक बुराई की तरह है। तो मुझे दाढ़ी बनाना एक फिजूल का ही नहीं, एक बुरा काम लगता है। मुझे लगता है कि ये एक किस्म की हिंसा है और ये होनी नहीं चाहिए। तो बीच बीच में एक आध बार ऐसा हुआ कि हमने फ्रेंच कट स्टाइल में दाढ़ी रखने की कोशिश की, तो गाल छलवा लिए, लेकिन मजा आया नहीं। बहुत अफसोस हुआ, 2-3 दिन शीशा देखने का मन नहीं हुआ, और आखिर में घूम फिर के इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि दाढ़ी जो है वो कायम रहे। दाढ़ी है और गाढ़ी है तो सब सही है। अब दाढ़ी बाबा, नहीं रहती तो बाबा, हाँ। आलस्य के लिए इतना बढ़िया एक्सक्यूज मैंने पहले नहीं सुना था। अरे मुझे लगता है कि वो लोग बेकार हैं। बहुत जो बढ़िया। जो क्या चेहरा हुआ छीनने में मेरे समय खराब साथ? करने से अच्छा है कि आलसी हो जाए आदमी। मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं दाढ़ी बनाता था, मतलब दाढ़ी मैं काटता था, छीलता था, जिसे बाबा ने बहुत अच्छा दिया, हाँ एक हाँ। तेज धारदार हथियार से अपने चेहरे नेचुरल स्किन को छीलना, वो मैं करता था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं ये कभी सीख ही नहीं पाया। बिना रक्त का बलिदान दिए मेरा प्रातःकाल नहीं होता। मैं चाहे जैसा भी कर लूं, कितनी भी कोशिश कर ली मैंने, तरह तरह के रेजर अपनाए। फिर जिलेट तो रेजरों की संख्या बढ़ाते गया ना, ब्लेड की, कि इसमें 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, आजकल पता नहीं 7 आते हैं। वो सब कर लिया। मुझे कभी भी वो सलाहियत आई ही नहीं। खून का निकलना एकदम नितांत आवश्यक हो चुका था। तो मैंने मान लिया कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर मैंने ट्रिम करना शुरू किया। वो ट्रिमर आ गए बाजार में, कैंची से तो कभी कर नहीं पाता। ट्रिमर आ गए बाजार में, मैंने उसका भी उपयोग किया। और फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अब सुबह रोज दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, जैसा भी दिखता हूँ, अनकेम्ड दिखता हूँ, मैं ऐसा वाह ही हूँ। वाह, प्यार लेकिन को आपकी प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हाँ। लेकिन तब से मेरा, पर दाढ़ी पे आजकल मैं देख रहा हूँ लोग क्या, मतलब बियर्ड के तेल बिक रहे हैं मार्केट में, हाँ, दाढ़ी के अरे तेल। ग्रूमिंग किट और आती लाइन है। बनाते हैं लोग, लाइन बनाते हैं कि जैसे पसीना जब टपके तो दाढ़ी को ना छुए, वो उस गली से निकल ले, पतली गली से। तो इस तरह की लाइनें बना करके लोग रखते हैं अपने चेहरे पे। उन लोगों का मैं बहुत मतलब उनसे मैं ईर्ष्या करता हूँ कि अरे कितनी मेहनत लगती है। कुलदीप उससे का एक कम टाइम में आदमी दाढ़ी बना सकता है पूरी तरह से, ताऊ, जितने कुलदीप टाइम में का वो एक स्टाइल करते हैं। कुलदीप का एक पुराना साथी, उसने मुझे प्रेरित किया, और फिर मैंने उस तरह एक आजकल नई कंपनी आई है, उससे बियर्ड ऑयल और बियर्ड वॉश, मतलब दाढ़ी का शैम्पू, ये सब जो है ऑर्डर करके मंगा लिया था, और बियर्ड वैक्स। तो ये सब, हालांकि मुझे बहुत ही वो उनका अनुभव बहुत बुरा रहा, और वो
यथारूप रखी हुई है पूरी की पूरी किट, एक दो बार इस्तेमाल होकर के अपने को जमा नहीं, तो नहीं नहीं, वो ये तो वैसे ही अजीब है रह ना गया कि है। जब दाढ़ी के बाल क्या सिर के बाल से अलग होते हैं, कि उनके लिए तेल अलग, सिर के लिए ये फेस वॉश वाला मसला है नहीं नहीं, कि तेल मतलब बाल अपनी तो अलग बदन में होते हैं कुछ भी ताऊ। लगाओ पर चेहरे पे फेस वॉश ही लगाना। नहीं नहीं ताऊ, बाल तो अलग होते हैं, सर के बाल हमेशा दाढ़ी और मूंछ के बाल से हल्के होते हैं। वो तो और ठीक है, पर उसमें हाँ, तेल लगाने की क्या जरूरत है? हाँ मतलब इतनी मेहनत क्यों करनी है, उसको धो दो अच्छे से सफाई से, वो उतना काफी है। लेकिन ताऊ आपकी एक एक तो अभी ट्विटर वाली डीपी है, और एक डीपी आपकी लिंक्डइन वाली। लिंक्डइन वाली डीपी में आपका आयरन मैन कट है। नहीं नहीं, वो जो फ्रेंच कट इन्होंने ट्राई किया था, वैसे बीच में हमने भी ट्राई किया। हाँ कुछ लोगों ने कहा कि उसमें, आपके चेहरे की कट ऐसी है कि आपको, एक नाई नहीं बताया था कि फ्रेंच कि ये कट वाला अच्छा अच्छा लगेगा लगेगा। सर। हाँ, लेकिन एक बार तो नाई कर देता है, फिर अब रोज रोज आप थोड़े ना नाई के पास जाते हो, तो फिर मुसीबत हो जाती है। फिर अजीब लगता है कि एक जगह पे दाढ़ी थोड़ी बड़ी है, बाकी जगह पे छोटी है, तो फिर मैंने उसका भी त्याग कर दिया। नाई आई तो बनाई, नहीं तो ना बनाई। अरे लेकिन एक चीज और है कि ये दाढ़ी को काटने को दाढ़ी बनाना क्यों कहते हैं? मतलब हम तो कम कर रहे हैं ना, बनाने का मतलब किसी की कुछ प्रोड्यूस करना, लेकिन दाढ़ी बनाना जो है वो प्रचलित हो गया। मैं तो इनफैक्ट ये जब कोई प्रयोग नहीं, कहीं ये तो उत्तर हिंदी की सुंदरता है, देखो नहीं कुलदीप, सुनिए, ये एक हिंदी एक में। एक बात मैं बस कहना चाह हाँ। रहा था कि वो जो एक गाना नहीं है, मैं उस उन अर्थों में देखता हूँ मैं तो एकदम मेरे लिए वो गाना हमेशा के लिए वॉयलेट हो गया है, बर्बाद हो गया है। वो गाना है कि कल सुबह देखा तो खिड़की से बाल बनाती आई बाल वो बनाती। नजर। तो वो ऐसा लगता है कि वो लड़की शेव कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बाल बनाना, दाढ़ी बनाना हाँ, बाल बनाना बाल मुंडाना ही होता है। हाँ। हाँ, पुरुषों के लिए वही हम्म। है। देखो इसमें भाषा का मामला है, और जैसे अंग्रेजी में हर क्रिया के लिए नया शब्द है, लेकिन हिंदी में हर क्रिया के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर लीजिए तो वो चल जाता है। जैसे मकान बनाना, अब इसको बिल्ड है ना। खाना बनाना, इसके हम्म। लिए कुक है ना। अ, दाढ़ी बनाना, तो उसके लिए शेव है। तो अंग्रेजी ने बेमतलब क्रिया के लिए बहुत सारे शब्दों को गढ़ा अपने यहाँ। हमने एक बनाना बनाया, और बनाना है तो सॉर्टेज है। ताऊ इससे एग्री करेंगे, क्योंकि ताऊ सुबह नाश्ते में बनाना से ही अपना दिन नहीं, शुरू मैं करते हैं। एग्री तो इसलिए करता हूँ कि हमारा बनाना रिपब्लिक है। हम बनाते हैं, हम हाँ लोगों को बनाते हैं, लोग हमको बनाते हैं, हम दाढ़ी बनाते हैं। हाँ, और ताऊ तो कह रहे थे कि मेरी कोई दाढ़ी बना दे, मैं तो कह रहा हूँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। तो मुझे वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। अब बस अब कोई बनाना के साथ शेख साहब वाला जोक न मार दे। मुझे लग रहा था कि तुम वो कर बैठोगे। बहुत बचते सकुचाते हुए मैंने वो कहा था। लेकिन इसमें मेरा जो व्यक्तिगत कारण है ना, वो दाढ़ी के पक्ष में वो यही है। और मैं आज सार्वजनिक रूप से उन लोगों से माफी मांग लेना चाहता हूँ। खास करके मैं ज्ञानदत्त जी से तो तत्काल माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो दाढ़ी बनाते हैं। तो लेकिन हमारे साथ जो व्यक्तिगत संकट रहा वो ये रहा कि बाद में भी जो नायक मुझे पसंद आते गए, एक भगत सिंह को छोड़ दें जिन्होंने जेल में दाढ़ी रख रखी थी, और उसके पहले वो चले ही गए 23 साल की उम्र में, तो उनको मौका मिला नहीं, वरना वो ठीक ठाक दाढ़ी रखते, मुझे ऐसा लगता है। उसमें सिगमंड फ्राइड को आप देखिए, कितनी बढ़िया कंघी की हुई, सीधी कतरी बढ़ती हुई दाढ़ी उनकी होती थी। बॉब मार्ले मुझे बहुत पसंद रहे, और बॉब मार्ले की कमाल की दाढ़ी रही है। कार्ल मार्क्स की दाढ़ी आप देखिए तो लगता है कि एकदम जेएनयू के जंगलों जैसा है वो, है ना। उसमें कोई तरतीबियत नहीं है, बेतरतीब बिखरी हुई झंझावाती दाढ़ी कार्ल मार्क्स के चेहरे पे रही। दाढ़ी के लिए वही। कार्ल मार्क्स को फुल मार्क्स देता हूँ मैं। बहुत खूबसूरत दाढ़ी थी। और 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 जंगल इतना भी ही नहीं, जेएनयू के इतना, चुने हैं इन्होंने, हाँ, एक, डीयू के नहीं। हाँ। क्योंकि मैं दो कैंपसेस में रहा हूँ, एक बीएचयू जो मुझे लगता है तराशा हुआ कैंपस है, और एक जेएनयू जो मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा जिसमें कहीं कहीं पे चमड़ी भी दिखती है, और कहीं कहीं पे दाढ़ी के पैचेस हैं। एक और चेहरा है जो मुझे बहुत पसंद रहा बचपन से, वो है रामकृष्ण परमहंस का। अरे और हाँ। उसके भी ओज में अगर दाढ़ी को ना जोड़ें, और उस दाढ़ी पे भी एक जो सफेद बालों की स्ट्रिप है उसको अगर हम रिकॉग्नाइज ना करें, तो वो पूरे इस दाढ़ीवाद के लिए बहुत ही नागवार चीज होगी। गुरु गोलवरकर
के विचारों से मैं अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में खासा प्रभावित रहा। और पता नहीं क्यों हेडगेवार शायद मुझे इतना प्रभावित नहीं कर पाए उन दिनों जितना गोलवरकर ने किया, और मुझे लगता है कि उसके पीछे एक बड़ी वजह दाढ़ी थी। तो दाढ़ी को आप देखिए कि कितना डीप रूटेड है मेरे मानस में। और अभी भी आप देखिए कि भारत में सामान्य मानविकी एक दाढ़ी को ही पसंद कर रही है। हाँ तो एक है कि चलती का नाम दाढ़ी और बढ़ती का नाम, है ना। तो एक तो स्वयं बढ़ती है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते बोलते हैं, अरे दाढ़ी बढ़ा ली आपने। मेरा जवाब ये होता है कि मैं बढ़ा ही नहीं सकता, ना उगा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ, ये प्रकृति है। पर लेकिन बाबा जब दो कैंपसेस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जनेयू वाले बीएचयू में होने चाहिए, बीएचयू से जनेयू में आ गए। और इनको हेडगेवार ये के बजाय हैदराबादी, ये दक्कनी फॉन्ट प्रॉब्लम ताऊ ने जो है आज जोक में डाल दी है। ये दक्कन के एक साहब हैं, वो जनेऊ को जेनेऊ बोलते हैं। अच्छा, ये मतलब एक ना अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक है पगोनोफाइल, POGONOPHILE, और एक है पगोनोफोबिया। पगोनोफाइल वो है द वन हु लव्स और स्टडीज बियर्ड्स, दाढ़ी से जिसका प्रेम है या जो उनका अध्ययन करता है। और पगोनोफोबिया वो है जो दाढ़ी से डरता है। तो बाबा ने तो इशारा किया कुछ कुछ जो उनको जिन जिन की दाढ़ियां पसंद आई या जिनकी दाढ़ी से चिढ़ भी हो। अगर ताऊ आपको किसकी दाढ़ी बहुत पसंद है और किसकी दाढ़ी एकदम नहीं पसंद आती? मुझे दाढ़ी सबकी पसंद है, हम्म। क्योंकि दाढ़ी ना आदमी का एक कैरेक्टर होता है। हर आदमी की दाढ़ी की ग्रोथ सेम नहीं होती। बॉब मार्ली का एग्जाम्पल बहुत अच्छा था जो बाबा ने दिया। दाढ़ी का अपना एक कैरेक्टर होता है, वो आदमी से अलग होता है। ताऊ अरविंदो की दाढ़ी का जिक्र इसमें जो आप बात कर रहे हैं उसको स्थापित करने के लिए, हाँ हाँ, पैची दाढ़ी जो है, दाढ़ी हर जगह। कुछ लोगों की दाढ़ी आंख के ठीक नीचे से शुरू हो जाती है और मैं उनको देख के डर जाता हूँ कि ये शेव करते वक्त इनका रेजर कहाँ तक जाता होगा ऊपर। कुछ लोगों की बिल्कुल मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मेरी दाढ़ी जो है उसको मैं बढ़ने भी दूं तो वो एक शेप में रहती है। लेकिन मेरी दाढ़ी के अलग प्रॉब्लम है कि मेरे जो दाढ़ी के बाल हैं वो बिल्कुल विचित्र अलग अलग दिशा में जाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण को डिफाई करते हुए, जबकि बाबा की दाढ़ी हमेशा नीचे की ओर जाती है। बाल भी नहीं, वो दोनों दाढ़ी और बाल दोनों हमारे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हैं। हाँ, तो उन लोगों की दाढ़ी से मुझे डर लगता है जिनकी बिल्कुल आंखों के नीचे से शुरू होती है। उनके चेहरे का कोई भी भाग जो है वो बिना ढका नहीं होता बालों से। अनिल कपूर इसका उदाहरण है, अगर वो दाढ़ी ना बनाए हाँ तो बहुत खतरनाक लगेंगे। रीछ लगी है एकदम। हाँ, लेकिन जैसे अरबिंदो थे या बॉब मार्ली थे या आप देखो मोंगोलाइड फीचर्स के जो लोग होते हैं उनकी जो दाढ़ी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उनकी कुछ लोगों की सिर्फ ठुड्डी पे होती है ना। वो घनी नहीं होती। हाँ, अरब के लोगों ने दाढ़ी में मूछ नहीं रखते थे, जो कि इस्लामिक दाढ़ी बन गई, पर वो अरब के लोगों की दाढ़ी थी। इस्लाम के पहले भी दाढ़ी वैसी रखी जाती थी। दाढ़ी इसलिए रखते थे क्योंकि वहां पे हवा बहुत तेज चलती थी और उसमें बालू होते थे, मतलब रेत जो है वो चुभ सकती थी आपके, मतलब आपके चेहरे को खराब कर सकती थी उड़ता हुआ रेत जो है, तो उससे प्रोटेक्ट करता था। पर पानी भी नहीं था, तो कुछ खाओ पियो, आपने शहद पी लिया तो बस आपकी मूंछ पे जो है वो चींटी घूमेगी। या आपने कुछ खाया, पानी तो है नहीं इतना बर्बाद करने के लिए आप अगर रगड़ रगड़ के धो सको, और दिन में कितनी बार मुंह धोने के लिए पानी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो पानी नहीं था तो वो मुंह के चारों तरफ, मतलब होठों के नीचे और ऊपर की दाढ़ी हटा देते थे, जो कि अब इस्लामिक दाढ़ी के रूप में प्रचलित है। अरे तो ताऊ कुछ यंत्र बना लेते, मतलब इतना इनोवेशन किया है तो शहद पीने का भी यंत्र बना लेते। मुझे दरअसल मतलब नहीं, खाने पीने का सब में ना देखिए हाइजीनिक थे बहुत लोग। अरब के लोगों को हाइजीनिक होना भी पड़ता था क्योंकि आप साफ सफाई के लिए आपके पास रोज नहाने की और पानी व्यर्थ में खपाने की का स्कोप नहीं था आपके पास। तो आप हाइजीन के बारे में बहुत कंसर्न रहते थे और उसका एक कारण था। इसलिए साफ सफाई में जैसे पजामा छोटा पहनना, उसका कारण ये नहीं था ना कि वो कपड़े नहीं थे उन ट्रेडर्स के पास। उसका कारण था कि वो आप अगर वो पीछे जमीन पे घिसता रहेगा तो उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया, कीड़े और गंदगी, जनरली पीला पड़ जाएगा वो। तो इस तरह की भी चीजें होती थी। एक थाली में खाना, ये सब सारी चीजें पानी के वहां के भौगोलिक कारणों से ही आई हैं। पर हम लोग दाढ़ी पे थे
दाढ़ी में जो दाढ़ी ओशो की थी, वो अद्भुत दाढ़ी है। अगर आप अभी भी यूट्यूब पे या यहाँ वहाँ देख पाए उनके लाइव जो उनके प्रवचन वो करते थे बैठकर, उनकी अद्भुत दाढ़ी थी। एक तो बहुत लंबी, जो सबकी नेचुरली उतनी लंबी नहीं होती, बहुत लंबी दाढ़ी थी, पर उसमें जो घुंघरालापन था, जिसको घुंग घुंग क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो उसके जो वेव थे ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि उसको किसी ने कृत्रिम रूप से व्यवस्थित किया है उस वेव को, क्योंकि वो वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो लेंथ था, वेव का लेंथ, वो लगभग समान है, एकदम लगभग बिल्कुल अंत बिल्कुल। तक। वो तो अद्भुत लगता है उनको देख कर कि ये दाढ़ी किसी ने उनके लिए तरतीब से उसको साधा हुआ है, या वो नेचुरली ऐसा था कि नहा के निकले यूं और पोंछ लिया और कंघी मार ली और वैसी दाढ़ी हो गई। तो उसको घुंघराला कहने के बजाय ताऊ मैं समझता हूं कि नद्य धारा की तरंगों की तरह चलती हुई लहरिया दाढ़ी थी, एकदम ओशो की। लहरिया, बहुत वो खूबसूरत। घुंघराली नहीं थी, घुंघराली तो कुलदीप की है ना, कि हाँ। ऊसर में कीकर वाली दाढ़ी। हाँ, लुटिहरावा बाबा हमारे अवध में बोलते हैं। अच्छा, ये हाँ, बताइए कि जैसे ये जो बात अभी ताऊ कह रहे थे ना कि मेंटेनेंस भी एक मसला है ना, तो क्या क्या चुनौतियां आड़े आती हैं, आप दोनों ही लोग रखते हैं खाते पीते सोते हुए। जैसे मैंने गौर किया है, मैं हरियाणा की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा रहना भी हुआ है कई कई साल तक। तो दूध दही या छाछ पीने के समय जो दाढ़ी पर अगर गिर जाए और देर तक अगर रह जाए तो उसकी तकलीफ जो है वो क्या है, और अगर धोना चाहें तो वो भी एक मुश्किल काम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो घनी रौबीली मूछों वाले और जो बढ़िया दूध दही घी मट्ठा खाने पीने वाले लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे ना उनकी मूछें भी मट्ठे जैसी महकने लगती हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे जो लगा हुआ रह गया ना तो उसको वो उसी में ऐसे करके नहीं और रोल कर देते हैं। तो जो मूंछ में ताऊ तो कह घी रहे थे, लगाते थे लोग। हाँ, तरावट आ जाती है उससे। हाँ, मूछ में घी नहीं लगाते थे, लगाते तो होठों पे थे ताकि मॉइस्चर रहे, नम रहे, होठ चटके नहीं, लेकिन वो मूछों तक अपने आप पहुंच जाता था। और मुझे लगता है कि अगर आप दाढ़ी को बदनाम करने के लिए सब कहेंगे कि भाई दाढ़ी में दही गिर गया, लस्सी गिर गई, शहद गिर गया तो वो फिर सूख जाएगा और दाढ़ी के रंग वैसे हो जाएंगे। अरे भाई साहब, आप उस दाढ़ी के बारे में सोचिए जो चेहरे से 5 इंच 6 इंच नीचे तक बढ़ी हुई है, और आप उस कृतज्ञता के बारे में सोचिए जो कमीज के ऊपर के 3 बटन उसे व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने, उन केशों ने, उन दाढ़ी के बालों ने दाल या रसगुल्ले की चाशनी या बाज किस्म की चीजें कपड़े पे नहीं गिरने दी। तो दाढ़ी के पक्ष में, समर्थन में मैं ये तर्क रखता हूँ। दाढ़ी ने बहुतों और की गर्दन बचाई है। हाँ, अच्छा, दाढ़ी के ऊपर आप तलवार मार दीजिए तो गर्दन नहीं कटेगी। अगर सीधे मार दें आप, अगर रेत देंगे तो दाढ़ी भी कट जाएगी और गर्दन भी कट जाएगी। नहीं, इनके सीधा लेकिन मारेंगे तो नहीं कटेगी। हाँ, लेकिन अगर अगर आप सीधा, गुच्छेदार दाढ़ी है, हाँ, मजबूत दाढ़ी है। तो अगर कोई सिख सैनिक अपने केश और दाढ़ी खोल करके, पग खोल के अगर मैदान में होता था तो उसकी गर्दन काट पाना मुश्किल हो जाता था। तो ये भी, इस तरह के संदर्भ भी, कहानियां भी हम लोग सुनते हैं। तीसरी एक चीज ये है कि मेरे यहाँ पे कम से कम, मतलब जिस देश और जिस हिस्से में दुनिया के हम रह रहे हैं, अपने यहाँ कोई पानी का संकट नहीं है। और हमारे यहाँ दिन में 2 बार 4 बार नहाने वाले लोग भी हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि भाई इतनी बार नहाने की आवश्यकता नहीं। मुझे खुद दिन में 2 बार नहाने की बीमारी है। तो अब अपनी दाढ़ी तो साफ ही रहती है, और लोगों की दाढ़ियों से तो क्या क्या महकता है, मतलब दही मट्ठाई थोड़ी महकेगा। और जिनके दाढ़ी नहीं है उनके भी मुंह महकते हैं भाई साहब, प्याज की दुर्गंध से लेकर के बाज किस्म की लिपस्टिकें, बाज किस्म के लिप बाम, क्या क्या नहीं महकता है ना। लोग जो क्रीम बोरो प्लस बोरोलिन भी अगर मुंह पे लगाते हैं तो वो होठों तक उसको मल के मालिश कर लेते हैं, और आप उसे अनुभूत कर सकते हैं विशेष क्षणों में लोगों के साथ अगर आपका इंटरेक्शन होता है। जुबा केसरी भी महकता है। हाँ, तो जुबा केसरी हो जाता है मामला। तो ये जो स्वाद का मामला है, ये तो बेचारे दाढ़ी और मूछ रहेगी नहीं रहेगी, अच्छा, दाढ़ी दोनों ही के स्थितियों में बना रहेगा। दाढ़ी मुझे के बस एक ही दाढ़ी नहीं पसंद है जिसमें मूछ ना हो। पता नहीं, इसके लिए लोग मुझे जैसे भी जज करना चाहें, लेकिन मुझे एकदम नागवार लगती हैं वो दाढ़ियां जिसमें मूछ ना हो। मूछ से लगता है ना कि किसी एक चीज ने इस थामा हुआ है। पूरे घोंसले को पकड़ रखा है। बया का घोंसला देखा है आपने, कितना सुंदर होता है।
उसमें जो ऊपर का टंगना है वही ना हो तो उस घोंसला जो है अस्तित्वहीन लगता है। तो मुझे लगता है कि मूंछ जो है बहुत योजक है इसमें। और भैया कोई दिक्कत नहीं आती है लस्सी वस्सी में। जो लोग आप देखिए सबसे ज्यादा मूछें बनती हैं छोटे बच्चों की, दूध और लस्सी पीते हुए, और उनके दाढ़ी मूछ नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि उनका मुंह छोटा होता है और बेचारे उसको अपने होठ को ऊपर वाले को, अपर लिप को पूरी तरह से उसमें डुबो लेते हैं और फिर उस पदार्थ को, पेय पदार्थ को पी रहे होते हैं। तो उसके अवशेष वहां पर रह जाते हैं। बाकी मूछों को किसी किसी दिशा में थोड़ा सा आप संकेत दे दें तो वो बेचारी चली भी जाती हैं, तो शरीफ होती हैं और बात मान लेती हैं। मैंने एक आध लोगों को ऐसे भी देखा है जो मूछ को उठा करके लस्सी पी लेते हैं। राजस्थान में मेरा ये अनुभव बहुत विचित्र रहा है। हाँ, तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अलग ही कंपटीशन चलता है, 8 फुट हाँ 7 हाँ फुट। हाँ। तो लेकिन उसके अलावा भी मैंने देखा है कि वो 6 इंच 8 इंच की मूछें हैं जबर, एकदम वो पूरे मुंह से जा रही हैं, और उसको बहुत करीने से दोनों हाथों से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, उसका लस्सी पीते हैं और फिर मुंह रुमाल से पोंछ के अपनी मूछों को वापस ले आते हैं बैक टू नॉर्मल, उस तरह से। जैसे वो एक बड़ा बड़ी मशहूर खूबसूरत मुहावरा है, लगती है। एक मशहूर मुहावरा है, अंग्रेज बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर वो राजस्थान में हो, वैसे लोग नहीं होते जिनकी मूंछ और दाढ़ी एक हो जाती है, जो तो और बहुत बड़ी दाढ़ी मूंछ हो और उनको लस्सी पीनी हो, तो वो अपने एक साथी को कहेंगे होल्ड माय बियर्ड। अंग्रेज होल्ड माय बियर बोलते हैं। अरे ये लग गई है मेरे को बीमारी। अच्छा, एक दो इतिहास की बड़ी मजेदार चीजें या दाढ़ी से जुड़ी। एक ये कि ग्रेगोरियन समाज में किसानों और बूढ़े धार्मिक लोगों से बस जोड़ करके दाढ़ी को देखा जाता था। उस समय जो लोग दाढ़ी रखते थे, ये माना जाता था कि या तो ये किसान होगा या एक बुजुर्ग अपना धर्म कर्म करने वाला आदमी है। ब्रिटिश एम्पायर के महज कुछ रेजिमेंट्स को दाढ़ी मूछ रखने की इजाजत थी, सबको नहीं थी। रोमन लोग ये मानते थे कि दाढ़ी रखने वाले गंवार, देहाती किसान और मजदूर लोग होते हैं। एक रूस का बादशाह था पीटर द ग्रेट, उसने तो दाढ़ी के खिलाफ जंगी छेड़ दी थी और सारे रशियंस को शेव करने का हुक्म दिया था। ये भी कहा जाता है कि 1705 में उसने दाढ़ी रखने वालों पर टैक्स भी लगा दिया था। फ्रांस में इस मायने में लोग बिंदास जरूर थे, जो मन है वो उगाओ टाइप, मगर किसी जमाने में वहां पर भी सिर्फ क्लीन शेव्ड लोगों को ही न्याय मिलता था, क्योंकि दाढ़ी मूछ वालों की कोर्ट तक में एंट्री नहीं होती थी। तो ये दाढ़ी की बड़ी मजेदार चीजें हैं। लेकिन एक ये चीज ताऊ से पूछना चाहता था, ये तालिबान वालों को क्या क्लीन शेव की इजाजत नहीं होती क्या ताऊ? मतलब कि तालिबान का कोई भी मेंबर क्लीन शेव नहीं कर सकता क्या? नहीं, तालिबान क्लीन शेव नहीं करते, चूंकि उनके पास बंदूक होती है तो वो ट्रिम कर लेते होंगे। बाकी लोगों को तो ट्रिम करने की इजाजत भी वो नहीं देते। बिल्कुल। और आपने रोमन एम्पायर का बात किया कि रोम में दाढ़ी अलाउड नहीं थी, लेकिन अब रोम का जिक्र आया है, 3 नाम मैं कैसे भूल जाऊं, सुकरात, अरस्तु और प्लूटो को। आप तीनों के देखिए, तीनों की दाढ़ी, सब बगावती थे ना ये। और कमाल की दाढ़ी है। और रोमन एम्पायर में ये 3 लोग सबसे ज्यादा दुनिया में याद किए जाते हैं, है ना। तो आप देखिए कि नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा था इजाजत नहीं थी। रोमन लोगों में एक समाज ये मानता था कि सिर्फ गंवार और देहाती किसान और मजदूर टाइप के लोग दाढ़ी रखते हैं। शासन का कोई आदेश नहीं था कि आप नहीं रख सकते हैं। जो परसेप्शन था दाढ़ी का, वो ये था कि ये गरीब गुरबे के अनसिविलाइज्ड लोग दाढ़ी रखते हैं। हाँ, ये दरअसल महिलाओं के दबाव में परसेप्शन को इन लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि पुरुषों को अपनी दाढ़ी और मूछ से दिक्कत कम होती है, महिलाओं को पुरुषों की दाढ़ी मूछ से दिक्कत ज्यादा होती है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। और महिलाएं सनस्क्रीन लगाती हैं, पुरुष सनस्क्रीन लगाते हुए अच्छा नहीं लगते। इससे बढ़िया स्क्रीन क्या होगा? अच्छा, ये 2-4 अपने ये मुहावरे भी हैं, दाढ़ी में तिनका होना। ये क्या आपने देखा है कभी अपने जीवन में किसी की दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ वाकई? अरे मेरी दाढ़ी में तिनका होता है तो मुझे लगता है मैं चोर तो नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या चुरा लिया कि तिनका हूँ? तिनके तो उड़ते रहते हैं। दाढ़ी ऐसी जगह है जहाँ के सेटल हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, रुक सकते हैं। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। दाढ़ी के लिए कितना सही लग रहा है ना, एकदम रियल लग रहा है। लेकिन एक ये कहावत है ना, ये कोई तिनका उड़ के नहीं आया है। ये वही वाली बात है जो ताऊ कह रहे हैं ना, कि शहद और लस्सी की शिनाख्त हो जाती थी दाढ़ी देख करके। तो वहां से पता चलता था कि तुमने क्या किया है,
ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके संकेत तुम्हारी दाढ़ी में दिख रहे हैं। तो ये जबकि वहां से, हाँ। जबकि इसके मूल में तिनका नहीं था। ये तो बात यही थी सिर्फ कि सबकी दाढ़ी थी, किसी के तिनका नहीं था। सिर्फ उस जो पकड़ने वाला था उसने कहा कि जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा, तो जिसने अपनी दाढ़ी को छुआ वो चोर साबित हो गया। तो ओरिजिनल कहानी में भी तिनका नहीं था। एक और ये वाली है, ये पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब होता है कि ज्यादा कोई चतुर चालाक हो तो। लेकिन ये कैसे बिल्कुल बना होगा, बिल्कुल पेट बिल्कुल। में दाढ़ी होने वाला चतुर चालाक कैसे हो सकता है? मतलब इनके भोलेपन पे मत जाइए, या आप इनके बाहरी उस पे मत जाइए, इनके तो पेट में भी दाढ़ी है, ये बहुत गहरे हैं। हाँ, इसका अर्थ ये है कि वयस्क हो चुका है आदमी दिमाग से भी। और हाँ, दिमाग दो जगह होती है, एक आपके सिर हाँ। के अंदर और एक पेट के पास। ये बात। अच्छा एक दो काका। कहावतें मुझे भी याद है, लेकिन हाँ, वो मैं कतई नहीं सुनाऊंगा। वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9953332303। एकदम नहीं, वहां भी नहीं। काका लेकिन हाथ नंबर रसी। याद हाँ, दिलाने की तुमने हाँ, अच्छी अच्छी हाँ, ट्रिक पकड़ी ना, नंबर हाँ, याद दिलाने की। बिल्कुल। काका हाथरसी खुद दाढ़ी रखते थे, और उनकी एक कविता है दाढ़ी पर ही, जिसमें वो कहते हैं, काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी मुखसून, जो मंसूरी के बिना व्यर्थ देहरादून, व्यर्थ देहरादून इसी से नर की शोभा, दाढ़ी से ही प्रगति कर गए संत बिनोबा, मुनि वशिष्ठ यदि दाढ़ी मुंह पर नहीं रखाते, तो भगवान राम के क्या वे गुरु बन जाते, शेक्सपियर बर्नार्ड शॉ टॉल्स्टॉय टैगोर, लेनिन लिंकन बन गए जनता के सिरमौर, जनता के सिरमौर यही निष्कर्ष निकाला, दाढ़ी थी इसीलिए महाकवि हुए निराला, कह काका नारी सुंदर लगती साड़ी से, उसी भांति नर की शोभा होती है दाढ़ी से। क्या बात है, होती दाढ़ी से, क्या बात है। तो कितना सुंदर आद्योपांतिकरण देखो, हाँ, हाथरसी जी ने कर दिया। और अब यही है ना कि मतलब आप ये भी देखिए कि अधिकतर लोग जो आपको बड़े अनुशासन के पैरोकार, टफ, एग्रेसिव मिलेंगे, उनके दाढ़ी नहीं होती, मूछें होती हैं केवल। कईयों की मूछ भी नहीं होती, लेकिन कईयों की मूछ होती है। और आप पाएंगे कि जैसे कर्नल हो गए, दरोगे हो गए, है ना, हिंदी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, है ना, वो मूछ रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे, एकदम बर्बर थे। हम्म, जबकि उन्हीं के समय में निराला थे, कितने दाढ़ी रख के कितने सौम्य व्यक्ति थे, है ना, शांत और कितने उदार। तो आप इन सारे लोगों को अपने चारों तरफ देखिए, मास्टर लोग दाढ़ी बहुत रेयरली रखते हैं, बहुत दुर्दांत होते हैं, दय डंडा दय छड़ी। तो ये जो दाढ़ीवाद है, मतलब ये कुछ उदाहरण है जो मैं दाढ़ी के पक्ष में रख रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि कई सारे नाम श्रोता हाँ, लोग छोटे। ऐसे गिना सकते हैं जो कि हाँ, जिनकी दाढ़ी देख करके आप कहेंगे। अब आप स्टालिन का ही चेहरा याद कीजिए, और फिर लेनिन का याद कीजिए, और मार्क्स का याद कीजिए। जैसे जैसे हिटलर दाढ़ी का गायब याद हो, कर लीजिए, हिटलर का याद कर जैसे लीजिए। जैसे दाढ़ी गायब होती गई, चीजें खराब होती गई। तो मैं तो कहता हूं कि पुरुष ही नहीं, स्त्रियों को भी दाढ़ी रखनी चाहिए। अगर आ जाए तो रख लें। इसी से ना वैसे नहीं, तो आती तो सबको है, जैसा मैंने सुना है। क्योंकि ये हाँ, वैक्सिंग वैक्सिंग जो होता है, ये सब क्या है, ये तो दाढ़ी को रोकने का प्रयास ही है। एक वो, वैसे दाढ़ी से जुड़े ज्यादातर चुटकुले वो इनफिडेलिटी वाले जोक्स हैं कि पति दाढ़ी कटवा के पहुंचा वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो ताऊ ने बताया, उससे एक और जोक याद आया कि वो एक आदमी कहता है दूसरे से, यार तू इतना बड़ा हो गया पर तेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई। तो दूसरा बोलता है, अरे यार मैं अपनी मम्मी पे गया हूं ना। ये उस लेवल का था जिस पे हम बचपन में बहुत हंसते थे। देखिए, ठीक। मैं अपना बचपना साबित कर रहा हूँ, हंसे जा रहा हूँ। एक आखिरी कविता से इसको, इस विषय को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बड़ी उस कविता को ना सुना पाना, मतलब वो एक मोह है कि उसको मैं पढ़ दूं यहाँ पे। और अभिनव शुक्ला इनका नाम है, वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने दाढ़ी पर ही कविता लिखी है। और ऐसा लगता है कि काका हाथरसी की कविता से अगली बात है, आगे की बात है। वो लिखते हैं कि भारत के ऋषि मुनियों ने पाला था शान से, जगमग थी ज्ञानियों पे दमकते गुमान से, नानक से और कबीर से, तीरथ से धाम से, पहचान जिसकी होती थी साधु के नाम से, दे सकती थी जो श्राप जरा सी ही भूल पर, सूरजमुखी की पंखुड़ी ज्यों आधे फूल पर, मुखड़े पर जो होती थी बड़प्पन की निशानी, केशों की सहेली, खिले गालों की जवानी, दिन रात लोग करते थे मेहनत बड़ी गाढ़ी, तब जाके कहीं उगती थी इस चेहरे पर दाढ़ी, दाढ़ी जो लहरती, माशाल्लाह।
दाढ़ी जो लहरती थी तो तलवार सी लगती, हो शान तो व्यक्तित्व के विस्तार सी लगती। दाढ़ी तो दीन दुनिया से रहती थी बेखबर, करते सलाम लोग थे पर इसको देख कर। दाढ़ी में है सिमटे हुए कुछ भेद भी गहरे, सूरत पे लगा देती है ये रंग के पहरे। दाढ़ी के बिना चेहरा बियाबान सा लगे, भूसी से बाहर आए हुए धान सा लगे। दाढ़ी दाढ़ी से रौब बढ़ता है जुल्फों के फेर का, दाढ़ी तो एक गहना है बबरील शेर का। चेहरे पे बाल दाढ़ी के जब आके तने थे, लिंकन भी तभी आदमी महान बने थे। खामोश हो के घुलती थी मौसम में खुमारी, शहनाई पे जब झूमती थी खान की दाढ़ी। बिस्मिल्लाह खान। सत श्री अकाल बोल के चलती थी कटारी, लाखों को बचा लेती थी एक सिंह की दाढ़ी। मखमल सरीखी थी गुरु रविंद्र की दाढ़ी, दर्शन में डूब खिली थी अरविंद की दाढ़ी। दिल खोल हंसाती थी बहुत काका की दाढ़ी, लगती थी खतरनाक बड़ी राका की दाढ़ी। गांधी जी हमारे भी यदि दाढ़ी उगाते, गांधी जी हमारे भी यदि दाढ़ी उगाते, तो राष्ट्रपिता की जगह जगदादा कहाते। खबरें भी छपती रहती हैं दाढ़ी के शोर की, तिनका छिपा है आज भी दाढ़ी में चोर की। उगती है किसी किसी के ही पेट में दाढ़ी, पर आज बिक रही है कम रेट में दाढ़ी। सदियों की मोहब्बत का ये अंजाम दिया है, आतंकियों ने दाढ़ी को बदनाम किया है। करने को हो जो बाद में वो सोच लीजिए, पहले पकड़ के इनकी दाढ़ी नोच लीजिए। मैं आज कह रहा हूं कल ये दुनिया कहेगी, दाढ़ी महान थी महान है और रहेगी। माशाल्लाह, और क्या जाते बात। जाते मैं ये कह देता हूँ कि सिर के बाल बेवफा हैं, रहें ना रहें, दाढ़ी बहुत कम बेवफाई करती है। आए हाय। ये तबले पे गमक मार दी ताऊ ने ये बात कह के। टंग, यहाँ पे मैं तीन ताल का एक वो हाँ। बजा सकता हूँ, टंग टंग। एक चीज बस मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो दाढ़ी विरोधी लोग हैं, इन्होंने बहुत साजिश, बहुत षड्यंत्र के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, गणेश, कार्तिकेय, शिव और अपने विष्णु, इन सब को बिना दाढ़ी मूंछ का दिखाया है। भाई साहब, ये एकदम सोची समझी साजिश है दाढ़ी वालों के खिलाफ। अगर सोचना ही था तो अच्छा सोचते। घुंघराली केश वल्लरियों में उलझे हुए समय के तिनके, ऐसे दिखते राम, लेकिन मैंने ऐसे एक चेहरे तस्वीर होते में शिव के। मूंछों वाले शिव देखे हैं, याद नहीं आता मैंने कहाँ दाढ़ी वाले देखे। शिव देखे दाढ़ी हैं, वाले लेकिन शिव भी होते हैं, भीष्म और ब्रह्मा, इनकी दाढ़ी दिखाई जाती है। लेकिन वो ब्रह्मा पूजे नहीं जाते हैं। लेकिन पूजे नहीं तो जाते हैं। ब्रह्मा की दाढ़ी में तिनका नहीं दिख सकता है, क्योंकि कोई उनके मंदिर तक जाता ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी जो है उनके मंदिर वो, तक जाने के लिए काफी पुश करना पड़ता है। हाँ, तो वो पुश कर में है मतलब ना। कहा ही गया, हाँ, यू पुश कर, ब्रह्मा के मंदिर जाना है तो पुश कर। अब कभी कभी अब मुझे न ये शक होता है, कुछ लोग जो चर्चा करते हैं ना, कि जब धर्मों का संक्रमण हुआ और इधर बीच के, मतलब भारत और यूरोप, पश्चिम यूरोप के बीच के लोगों से जब लोग चारों तरफ गए अपने अपने एग्जाइल में, अपने अपने अपनी अपनी जमीन बनाने, तो शायद अब्राहम जो है वो ब्रह्मा के नाम से इंस्पायर्ड थे। उनकी भी पूजा नहीं होती, बंद करवा दिया गया, उनकी पूजा नहीं करते लोग, ब्रह्मा की भी नहीं करते। उनकी पत्नी का नाम सारा था, जो स्वाद की रहने वाली थी। इस तरह की बातें लोग करते हैं। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से बाहर निकलते हैं और दूसरे बिजार खबर टॉपिक की की तरफ चलते हैं। तो बिजार खबर यह है कि घास फूस खाने वाली गाय मंगलसूत्र खा गई। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ, राईते वाघापुर गांव में। और कुछ दिनों पहले वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, पोला फेस्टिवल बोलते हैं उसको। उसमें गाय को सजा करके ना उसकी खूब आरती वगैरह उतारते हैं, मिठाई उठाई खिलाते हैं गाय को। तो उसी में एक किसान परिवार ने गाय के माथे पर ना मंगलसूत्र रखा था, सजावट के लिहाज से, मांग टीका जैसा। और फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद उसे उतार करके वो उस थाली में रख दिया। उसके सामने जो एक थाली रखी हुई थी जिसमें रोटी मिठाई और पूजा की और चीजें होती हैं। और इस बीच ये हुआ कि लाइट चली गई। इससे पहले कि जो किसान की पत्नी मोमबत्ती लेकर के आती, गाय ने चपाती खाई, मिठाई खाई और डेजर्ट में उन्होंने मंगलसूत्र खा लिया गाय ने। और जब परिवार को पता चला कि यहाँ तो गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने गाय को एक शेड में बांध करके लगातार 8 दिनों तक उसके गोबर में चेन ढूंढा। और जब वो 1.5 लाख रुपए का था वो मंगलसूत्र, और जब वो गोबर में भी नहीं मिला, तो वो गाय को लेकर के वेटनरी हॉस्पिटल गए।
वहां स्कैन कराया गया तो पता चला कि अभी भी गाय के पेट में ही है। फिर सर्जरी हुई गाय की, और सर्जरी के बाद वो गाय से के पेट से मंगलसूत्र निकाल के किसान परिवार को दिया गया। गाय रिकवर कर रही है। इस गाय के ट्रॉमा पर हमारा ध्यान नहीं गया। हाँ हाँ। हाँ एक मतलब तो वो खाती नहीं है मंगलसूत्र, खास करके अगर वो आभूषण हो तो मतलब अभी मजबूरी में तो उनको पॉलीथीन खाना पड़ता है, लोग क्योंकि पॉलीथीन के अंदर में लोग रोटियां दे फेंक जाते हैं। उन गायों, उस गाय का क्या करें जिसको चपाती के साथ सोना मिल गया हो, आभूषण मिल गया। और वो किसान परिवार भी कैसा था, देखिए गाय के अंदर वो इतने दिनों तक इसलिए रहा आभूषण और निकला नहीं गोबर में, क्योंकि गोबर पचकर निकलता है, आभूषण तो पचने वाले नहीं है। उनको ढूंढना चाहिए था गाय के मुंह में। गाय खाने के बाद बैठ के जुगाली करती है, वो वापस आया होगा मुंह तक, है ना। किसी ने ध्यान नहीं दिया बस। गाय ने उसको 4-5 बार फेरा होगा और फिर कहा होगा हाँ, कि नहीं ये टाइम ले रहा है, इसको बाद में फिर अंदर शिफ्ट कर देते हैं। फिर अंदर शिफ्ट हुआ, फिर वो अगले दिन बाहर आया, फिर अंदर शिफ्ट हुआ। ये लोग गोबर ढूंढते थे। बताइए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। हाँ, मृग ढूंढे गोबर माही। गोबर भाई, यही है कि अच्छा, ये वैसे सब आप जो आप लोगों ने कभी कुछ बचपन में गलती से निकला है, जैसे च्युइंगम, बीज, कोई ऐसी चीज, बड़ी चीज कभी कुछ गलती से निकली है? संतरे के बीज तो खाए ही हम होंगे। बीज तो कई निकले हैं, मतलब असंख्य बीज निकले हैं, और सिक्के भी निकले हैं, और सिक्के फिर खोद 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 के खोजे गए हैं पुष्टि अच्छा। के लिए कि हाँ था निकल गया है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अरे तो बचपन में सबसे ज्यादा लोग डरा देते थे कि बीज खा जाओगे तो पेट पेड़ में निकलेगा, पेड़ पेड़। निकलेगा। पेड़ निकलेगा। हाँ। ठीक है, पेड़ वास्तव में निकल जाते थे, आप इधर उधर मैदान में उसको निकाल आते थे तो हाँ। वहां पेड़ उग ही जाते थे। इनफैक्ट गांव में आधे अमरूद के पेड़ तो ऐसे नहीं निकलते, कोई लगाता नहीं उनको, क्योंकि बीज पचते नहीं, वो निकल जाते हैं और जमीन में यहाँ वहां धंस जाते हैं और फिर वहां पे पेड़ उग जाता है। पहले पेड़ कहाँ लगाया जाता था, ये तो संजय गांधी के कार्यक्रम होते हैं जो आजकल ना, पेड़ लगाने के पहले पेड़ ऐसे लगते थे, लोगों ने यहाँ खाया वहां किया। परागण। बिल्कुल बिल्कुल, परागण। बाह्य परागण हो जाता था। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। और इस हिस्से में बात हम लोग सड़कों की करने वाले हैं, क्योंकि सड़कें विकास का द्योतक मानी जाती हैं। आपके यहाँ सड़क पहुंच गई तो ये माना जाता है कि उस पर चलते हुए देर सवेर विकास भी आप तक पहुंच जाएगा। देश में हर रोज सैकड़ों किलोमीटर सड़क अब बन रही है, नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अच्छी बात है, और उसकी तस्वीरें भी आती हैं। लेकिन कभी कभी, अभी पिछले हफ्ते गड्ढों से भरी सड़कों की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। एक तस्वीर जिसने बहुत लोगों का ध्यान खींचा था वो उज्जैन आगरा कोटा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे की ही तस्वीर थी वो। और एक हिंदी अखबार ने वो तस्वीर छापी और दावा किया कि उज्जैन से पनेड़िया तक 52 किलोमीटर की ये सड़क है, इसमें 427 गड्ढे हैं। पता नहीं उन्होंने कैसे गिना इसको। और ये सड़क 2 सांसदों और 5 विधायकों के क्षेत्र से गुजरती है। एक वीडियो और आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ के कोरबा से आया था, वो वीडियो देखा होगा, जहां एक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए माइक लेकर के और बैनर लेकर के, और एक लय में उन्होंने गाना गाया जिसके बोल थे कि 500 में बिक जाओगे तो ऐसा ही रोड पाओगे, 10 का मुर्गा खाओगे तो मुर्गा ही बन जाओगे, वगैरह वगैरह। तो आज हमें लगा कि मैं भी एक गीत गाना चाहता हूँ ये सज्जन के लिए जिन्होंने 427 गड्ढे गिने हैं, कि तू किसी क्षेत्र से गुजरती है, मैं तेरे गड्ढे गिन के आता हूँ। तो आज अपन ना सड़कों के खट्टे मीठे अपने अनुभवों पे बात करेंगे। ताऊ कई बार कह चुके हैं कि देश में सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, कम से कम शहरों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों में वाकई बहुत सुधार है। लेकिन इसी के साथ मतलब खराब सड़कें भी हैं,
वो पहले के मुकाबले कम होती जा रही हैं, लेकिन खराब सड़कों से जो हाथ से जो कंटेंट मिलता था, जो चुटकुलेबाजी और जो व्यंग मिलते थे, वो भी थोड़े थोड़े कम हुए हैं। और जो एक लिंगो थी अच्छी सड़कों और बुरी सड़कों को डिस्क्राइब करते हुए, वो भी अब विलुप्त हुई है। तो आज अपन उसे याद करेंगे। और ताऊ, हाँ आप तो मतलब अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहते हैं, पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि पहले मतलब और थोड़ा 10 एक 15 साल पहले के जो आपके सड़कों पे चलने के तजुर्बे थे, वो कैसे अनुभव थे अभी के मुकाबले? सड़क भाई साहब क्या है कि अपन ऐसे स्टेट में पले बढ़े जहाँ की सड़कें देश भर में इसलिए मशहूर थी कि वो मौजूद नहीं थी। वो उनके वहां रहने का कोई अर्थ नहीं था। बिहार की सड़कें पूरे देश में चुटकुले की तरह उसका उपयोग होता था। कहीं पे सड़क खराब होती थी, लोग कहते थे बिहार की सड़क है, या बिहार जैसे हालात हो गए हैं। फिर बिहार में एक वक्त आया कि वहां की सड़कें देश की सबसे अच्छी सड़कें हो गई। और चूंकि पूरा देश अब रिग्रेशन में जा रहा है, हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पिछली बार मेरा अनुभव रहा कि सड़कें वहां की भी वापस अपने पुराने स्वरूप में जा रही हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश की सड़कों का मेरा अनुभव बहुत खराब रहा है। कोटा वाली सड़क जो बताई इन्होंने, वो तो बहुत ही जानलेवा सड़क थी, फिर ठीक हो गई, फिर अभी पता चल रहा है कि फिर से खराब हो गई। तो सड़कें जो बनाने का काम है ना, वो यहाँ पे घोटाले का काम होता है। और सड़कें जिनको 10 साल टिकना चाहिए, वो शायद साल भर भी नहीं टिक पाती। अभी अभी आज की तस्वीर है या कल की है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सड़क का उद्घाटन किया, और कुछ दूर में उस सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये एक पुराना चुटकुला रहा है। और एक समय लालू यादव ने ये कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। वो भी अच्छी बात नहीं है। सड़क वैसी चिकनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस पर गिरने का खतरा रहता है। सड़क खुरदुरी होनी रहे तो बेहतर है। हाँ, फिर नहीं, शायद सवाल किसी यह ने है, जवाब में ये भी कहा था कि बनाना वो चाहते थे, लेकिन ओमपुरी के गाल जैसी हो गई। किसी हाँ विपक्षी नेता ने जवाब में ये कहा था। हाँ, सड़क ओमपुरी के गाल जैसी ही होनी चाहिए एक्चुअली। उससे ग्रिप अच्छा रहता है टायर का। पर नहीं, अमरीश पुरी के गाल जैसी होनी चाहिए, ओम पुरी में हकीकत गलत यह बात है ज्यादा कि हो गई। सड़कें अभी कुछ सड़कें अभी देश में इतनी अच्छी हैं कि बहुत बोरियत होती है, कोई चैलेंज नहीं रहता है ना। वो कंट्रोल्ड एक्सेस है, कोई आता नहीं सड़क पे, आप क्रूज सो कंट्रोल सकते लगा हो। के बैठ गए। हाँ। हाँ, आपको नींद आ सकती है, इतनी बोरियत भरी सड़कें हैं। तो मैं पिछली बार जब जा रहा था तो मैं उतर गया था मैं अच्छी सड़क से थोड़ी बुरी सड़क पे, कि कम से कम जगह रहूंगा। चैलेंजेस रहते हैं सामने, दूर से ही एक बंदा दिख रहा है साइकिल पे, आपको गेस करना है कि वो राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, और वो अंत में कहीं भी जा सकता है। फिर आपको एक बकरी दिखी जो खेत में है, पर आपको ये आशंका है कि बकरी अभी सड़क पे आ जाएगी। और सांड और हाँ। गायें और लोग और बच्चे और गाड़ियां और ट्रक जो क्या अभी बात है। सीधे जा रही है, वो हो सकता है वापस पलट जाए। तो ताऊ, किस वो जो दिशा में आदमी, कौन जा रहा है? वो जो आदमी जाता साइकिल से दिखता है सड़क पे, उसमें फिर ये होता होगा ना कि नाउ द मैन लेफ्ट एंड रोड इज ऑल राइट। तो सड़कों का जो हमारे यहाँ इतिहास है, मैं खड्डे वाली सड़कों में एक बार क्या हुआ था, मैं अकेला चल रहा था, वो कोटा वाली सड़क जिसके बारे में ये लोग बता रहे हैं, मैं उसी सड़क पे चल रहा था। कोटा के बाद वो सड़क बहुत खराब हो गई, पर आप ध्यान रखें कि मुझे उसका बहुत आनंद आया, क्योंकि बहुत गड्ढे थे, मल्टीपल गड्ढे थे। तो आपको सामने 4 गड्ढे दिख रहे हैं, और आपको अपने स्पीड का नियंत्रण उस हिसाब से करना है कि एक भी गड्ढे को टच ना करते हैं, है ना। और आपको स्टीयरिंग भी वैसे घुमानी है। तो ये सब चैलेंजेस आते हैं, उसमें आनंद तो आता है। एक्साइटिंग। मैं मतलब पिछले वीकेंड ही मोदी जी और मैं बैठ के मतलब चाय पे ही डिस्कस कर रहे थे विकास के बारे में। तो उसमें ये बात, उसमें सबने जो है गडकरी जी का बहुत अभिनंदन किया कि इन्होंने सड़कों के क्षेत्र में क्रांति लाई है। अमेरिका में कहावत है, जो शायद गडकरी जी ने अपने यहाँ अपने ऑफिस में रखा हुआ है, कि अमेरिका की सड़कें इतनी अच्छी हैं इसलिए अमेरिका ग्रेट नहीं है, अमेरिका ग्रेट ही इसलिए है कि वहां की सड़कें अच्छी हैं। सड़क जब अच्छी होती है तो सचमुच में विकास आता है। खैर, मोदी जी, मतलब ये प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोदी जी और हम जो है अक्सर वीकेंड में बैठ के चाय पानी करते हैं, हमारे पास कई लोग हैं, तो हम लोग भी देश में विकास के बारे में बात करते हैं। विकास जो है कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। विकास की बेल हो गई ताऊ। हाँ, विकास तो बंद था ना यहाँ पे किसी जेल में। नहीं, विकास की नहीं। तो पलट गई थी ना। पलट गई थी ना उसकी तो गाड़ी। नहीं, उससे विकास पहले की गाड़ी पलट चुकी है। उससे पहले एक विकास जेल में भी था, उसने शायद किसी को गोली मार दी थी। अच्छा। हाँ, मारना कटार से था, फिर हाँ, फिर पता चला कि नहीं, गोली ही मार दी है, तो फिर वो जेल चला गया था। फिर हाँ, एक विकास है, उसकी गाड़ी पलट गई। अब वो सड़क नहीं होती तो गाड़ी कैसे पलटती, आप सोचिए। हाँ,
दूसरा, जो लोग विकास गड्ढे की आलोचना करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भैया सड़क है तभी ना गड्ढे हैं। सड़क ही नहीं होती तो कहां से गड्ढे गिन रहे होते? ये 427 तभी गिन पाए ना जब सड़क का वजूद आया। अरे मतलब क्या हर होता हर है कि हर इंसान जो है ना, एकदम मनोरंजन भारती की तरह पीटूसी करना चाहता है, सड़क 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 अरे सड़क। क्या अरे है कि भैया दूरबीन नहीं था ना, तो चंदा मामा थे। दूरबीन मिला है तो चांद में गड्ढे दिखते हैं। चांद देखो, गड्ढे मत देखो, गड्ढे मत देखो। पाप से डरो, पापी से नहीं। हाँ, वो नहीं, एक वो बहुत घिस गया अब तो कि अमुक नगर में कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं था और ना ही कोई जच्चा बच्चा डॉक्टर था, क्योंकि नगर निगम की कृपा से पूरा नगर इस मामले में आत्मनिर्भर था। जब प्रसव का समय नजदीक आता था किसी भी महिला का, तो वो गर्भवती महिला को तांगे में बैठा करके शहर का चक्कर लगवा लाते थे, और शहर की सड़कों की कृपा से बालक स्वयं न्यूनतम हाँ, परिश्रम के साथ इस दुनिया में चला आता था। कई कई पीढ़ियां इसी तरकीब से दुनिया में आई। ये है। अरे सोचिए कि यार कितना आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बड़ा हाँ, अच्छा उदाहरण दिया मुझे ना। लोग परेशान करते रहते बच्चे का नाम क्या रखें, क्योंकि मतलब अब नाम ही खत्म हो गए हैं। ये लोग ग्रीक व्रीक नाम भी निपटा चुके हैं, है ना। रेयान, रेहान, हरेहान, भरेहान, सब तरह हाँ, के सब हो नाम। गया। प्रसव कितना अच्छा नाम है, प्रसून का भाई प्रसव। हाँ। और वो इतना जीवंत उदाहरण भी है, प्रसव। अब हाँ, मैं मैं मतलब जिनको नाम नहीं मिल रहे हैं वो यूज कर लें तो कर लें, पर अगला जो भी मुझसे पूछेगा कि बच्चे का नाम क्या रखें, मैं बोलूंगा प्रसव। प्रसव मिश्र, बहुत बढ़िया नाम। प्रसव प्रसूति। हाँ, प्रसव प्रसूति प्रजनन सारे नाम रखवा देंगे तब। हाँ। लड़का हुआ तो प्रसव, लड़की हुई तो प्रसूति। मैं भी यहाँ उत्तराखंड में हूँ, अल्मोड़ा जिले में, और एक गांव के पास एक जगह है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो वहाँ वो गांव में ना लिखा हुआ है कि भैसोली नाम है गांव का, भैसोड़ी। लिखा हुआ है कि प्रजनन केंद्र, सरकारी प्रजनन केंद्र। स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कि ये पशुओं के लिए है। वो भी मुझे पढ़ करके बड़ा, और अंदर बड़ा बड़ा शेडी सा उसकी बिल्डिंग है अंदर। मैंने कहा कि ये भी अंदाजा ही लगाना है कि पशुओं के लिए। एक सज्जन थे, वो टीवी बिल्कुल। पे चुटकुला सुनाया करते थे बहुत। एक मतलब वो मार्केटिंग की समझ रखने वाले एक नेताजी के बारे में था वो चुटकुला, कि जो जुबान पर जो है ना लोगों के छोटे छोटे शब्द चढ़ते हैं, वो ऐसा मानते थे। तो वो भी ऐसे ही 5S3T वाले नेता थे, एब्रीवेशन करते थे चीजों का। तो एक दिन वो कहीं भाषण देने गए और बोले कि आज सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है बिपाशा। पूरे गांव की, पूरे विधानसभा की मांग, पूरी उनकी हाँ। जरूरत है बिपाशा। बोले नेताजी क्या बोल रहे हैं आप ये? अरे बोले बिपाशा का मतलब है बिजली, पानी और सड़क। हकीकत यह है कि इस देश में विकास नहीं होने का एक कारण यह भी है कि सड़क हो जाए, बिजली हो जाए। अभी तो क्या हुआ, जब बेसिक व्यवस्था पूरी हो जाती है आदमी की ना, तो फिर वो बहुत मांग करने लगता है सरकार से। उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। वो चाहता है मुझको चांद ला के दो, मुझको तारे ला के दो। तो उनको इस स्थिति में रखा जाता है कि सड़क ही नहीं होगी तो तुम सड़क मांगो पहले, फिर सड़क बना देंगे। फिर पानी मांगो तो फिर पानी देंगे। फिर एक बार नहीं दे सकते किसी को कुछ। अपने यहाँ भी बाय द वे घर घर जल, या जो घर घर नल, इस तरह की चल रही है। मैं अभी गांव का दौरा करके आया तो मैंने देखा कि प्लास्टिक के पाइप जो है हर घर के सामने लग गए हैं और उनको पानी दिया जा रहा है। ये 2021 में हो रहा है कि पानी जो बेसिक चीज होती है वो सब तक पहुंचाया जाए। आप समझ रहे हो? मतलब 2121 में जाके लोग सोचेंगे किसी और चीज के बारे में। बाकी लोग तो जो मतलब सबके पास टेलीफोन है, मोबाइल फोन है जिसपे यूट्यूब देख रहे हैं लोग बैठ के। पानी नहीं है बस, स्कूल नहीं है। बिल्कुल। हर घंटे, वैसे भी सरकारी आंकड़े हैं ये, हर घंटे भारत में सड़क हादसों में 18 लोगों की मौत होती है। 1.5 लाख लोग हर साल जो है खराब सड़कों की वजह से मारे जाते हैं। पर मेरी एक मेमोरी और है ना, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से हूँ, तो हमारे यहाँ जीपें चलती। अच्छी सड़कों से ज्यादा लोग मारे जाते हैं इस देश में, ये ध्यान रखना। हाँ मतलब, खराब हाँ। सड़कों से तो पता नहीं, हाँ, अच्छी सड़कों से बहुत लोग मारे जा रहे हैं। उसका हाईवेज पे कारण है कि सबसे सड़क ज्यादा, तो हाँ। मिल गई, हाँ, गाड़ी भी मिल गई, चलाने की अकल नहीं मिली। वो हम्म। किसी ने डिसिप्लिन सिखाई नहीं। कोई कोई प्रोमो आता है ना, हत्यारा हाईवे। हाँ, टायर वायर देखा नहीं और हाँ। ऑल्टो लेके कूद गए। अच्छा, सबसे जय अच्छी बात है स्पीड। ना कि डकैती नहीं हो सकती। देखिए, अगर सड़क खराब है तो कि हाँ, डकैत कितनी तेज भागेगा भाई। आप सोचिए ना,
डकैती नहीं हो सकती। चोर या कोई छिनैती करके भाग रहा है तो आप सोचिए उसकी स्पीड क्या है, 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, भाई साहब रोड ही इतनी खराब है ना। यहाँ पे क्या है, बस झट से आ गया रे, फट से पी गया रे, फुरफुर हो गया रे। ये कोई मतलब ये कोई तरीका है? अपराध कितना नियंत्रित होता है, हत्याएं नियंत्रित होती हैं, दुर्घटनाएं नियंत्रित होती हैं। सड़कों के खराब होने से केवल वही एक चीज नहीं जो ताऊ कहते हैं ना कि एक चुनौती मिलती है आपको। सड़क दरअसल वो मनमोहन सिंह ने जब मुंह खोला था तो पार्लियामेंट में एक शेर सुनाया था सुषमा जी को, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। सड़क आपको वो चुनौती देती है। वो सड़कों के लिए एकदम सही है। अब ये लोग चाहते हैं कि सब पूरी दुनिया जो है वो सरपेंटिसाइटिस हो जाए, सरीसृपों की तरह रेत पे भागती हुई गाड़ियां चलें। ये कितना मानव की प्रवृत्ति के कितने प्रतिकूल है। एक इंसान ही ऐसा जीव है जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त गति से कई गुना अधिक चलने की हिमाकत करता है। बाकी सबको जो गति दी है वो उसी गति से चल रहे हैं। अश्व, गज, पक्षी, गाय, चीते, सबको एक स्पीड दे रखी है। भालू, सबकी एक स्पीड निर्धारित है। इंसान की भी एक स्पीड निर्धारित है, भैया तुम 20, 30, 40 तक भाग जाना। अभी 100, 110, 120, 150, मैं भी उन्हीं में आता हूँ। इस स्पीड पे इंसान चल रहा है। अब ये इसकी नवायत क्या है? तो बाबा, जब हम छोटे थे हमारे यहाँ बांका शहर है, वहां से मेरे गांव बस आती थी और सड़क इतनी खराब थी कि वो बस ना कभी दाएं झुकती थी बाएं, और इतनी झुक जाती थी कभी कभी तो लगता था कि वो पलट जाएगी, पर पलटती नहीं थी टाटा की बस, है ना। तो जो ऊपर वो बस लदी होती थी, जो ऊपर लोग होते थे, बस के ऊपर भी ट्रेवल करते हैं लोग, वहां पर करते तो थे ही, तो वो जो रेलिंग होती थी बस के ऊपर सामान रखने वाली, उसको पकड़ते थे एक बार, है ना, और दूसरी बार पकड़ते थे बगल वाले की गर्दन, क्योंकि हम तो विकास दुबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे आज पलटी तो वो दिन और आज का दिन भाई साहब बहुत फर्क आया है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशावादी हूँ। इस देश में सड़कें भी बनेंगी और टिकेंगी भी अगर ये जो बीच में खाने वाले लोग हैं थोड़े कम हो जाएं और उनका ईमान जग जाए, तो फिर वो सब ठीक हो जाएगा। कुछ सड़कें मैंने देखी हैं जो काफी अच्छी बनी हैं और अभी भी चल रही हैं ठीक ठाक बिना किसी रिपेयर के, और कुछ सड़कें आज बनाओ कल रिपेयर शुरू। बिल्कुल। और पहाड़ों में एक बहुत कमाल की चीज है, अगर कोई ये बता देता है ना कि अरे उनका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग बिना पूछे वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट हुआ होता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ। तो ये भी एक कमाल की जनमेजता है इसमें। तो बहरहाल वो जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात कह रहे थे, स्किल वाली आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्किल डेवलपमेंट ऐसे जो चैलेंजेस की वजह से, मैं सुल्तानपुर से हूं ना, तो हमारे यहाँ जीप चलती थी। जीप्स नहीं बाबा, जीपें। हाँ हाँ। तो उनमें जैसे बनारस में हम लोग कहते थे, बनारस में हम लोग यही कहते थे। हाँ, बनारस आप भी देखिए ना कि आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी चलाने के लिए। अगर आप बनारस में गडौलिया से अपनी गाड़ी ले करके और गिलट बाजार तक चले गए, ओहो, है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, फिर कोई संकट ही नहीं। तो अब आप देखिए, जिन चीजों के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़े, आरटीओ जाना पड़े, मुझे भी आरटीओ ऑफिस जाना है, तो ये सारी चीजें करने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है। हाँ। वही यही एक सड़क देखिए आप, एकदम द्रोणाचार्य का गुरुकुल है, गदौलिया से गिलट बाजार। हाँ, वो तो भवसागर है, उसको पार कर लिया तो वो जीप में तय था ना कि 14 लोग बैठेंगे, मतलब 3 पीछे लटकेंगे और 14 लोग अंदर बैठेंगे, 3-3 की सीट पे 5-5, और ड्राइवर इस तरीके से बैठेगा कि वो अपने पृष्ठ भाग के एक हिस्से पर ही बैठेगा और दूसरा नीचे लटका रहेगा। तो उसको ना ट्रेन ही ऐसे किया जाता था कि वो थोड़ा डायगनली चलाता था, स्टीयरिंग को डायगनली पकड़ के। और मैंने सच में देखा है, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, खाली जीप में भी कभी गलती से खाली जीप मिल जाती थी, उसमें भी वो ऐसे ही चलाता था, क्योंकि उसकी आदत ही थी वो। अब ये स्किल आप अच्छी सड़कों से ला ही नहीं सकते। अब आप सोचिए कि ये कितने सारे रंग हैं जो अगर सड़कें खराब नहीं हो, लोग बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी ऐसा कहा गया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि ये कितना जो यात्रा का सौंदर्य बोध है। आदमी ट्रेवलॉग में क्या लिखेगा, आप सोचिए, कितना नीरस है ना। आप सोचिए आप कि आप दिल्ली से आगरा आते हैं या आगरा से लखनऊ आते हैं, आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय उबासियों के, सिवाय संगीत के,
कि हाँ आप ये सुन रहे थे या उबासी ले रहे थे, या यार हाँ बहुत बोरिंग था, अब बहुत स्मूथ था, इसके आगे कुछ कहने के लिए होता ही नहीं। लेकिन आप, अब तो वो रोड बन गई है, वरना मेरी सड़क यात्राओं की जो सबसे दुर्दांत कहानी है वो एक रात, एक शाम 5 बजे पटना से निकल करके रात में 1 बजे 1:30 बजे समस्तीपुर पहुंचने की कहानी है। और मारुति ज़ेन लेके मैं जा रहा था और कई जगहों पे मुझे उतर के उसको गड्ढे से निकालना पड़ा, उठाना पड़ा, लोगों की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अंततः हम पहुंच गए थे बिना किसी दुर्घटना के। तो अब मैं उस कहानी को आज इसलिए याद कर पा रहा हूँ ना क्योंकि अनुभव इतना कर रहा है उसका। वरना अगर आपने कभी सुना मुझे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ हम लखनऊ से आगरा गए और ये हुआ, कुछ रस ही नहीं। एक्सीलेंट चीज होती थी बाबा कि आप जब जा रहे हो ना, तो जैसे कोई बाजार है, छोटा मोटा बाजार आता है ना रास्ते में, हाँ हाँ, जहाँ पैसेंजर उतरते हैं अपने गांव जाते हैं, तो उस तरह के बाजार में गड्ढे बड़े खतरनाक, कोई बहुत ही नीचा, कोई ऊंचा, थोड़ा कोई गहरा गड्ढा जिसमें घुस जाओ तो गाड़ी आपकी नहीं निकलेगी, तो वहां पे बच्चे खड़े होते हैं, है ना, जो हंसते हैं, ये देख के आ गया एक और मुर्गा। और फिर आप जो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको पता होता है कि कैसे करना है, लेकिन आप अंदर होते हैं गाड़ी के, तो आप ये सोचते हैं कि यार, आप खड़े होकर सोचते हैं कि मैं अगर दाएं यहाँ से लेके जाऊं तो एक पहिया जाएगा पर निकल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का है, इसमें पानी है, पता नहीं कितना गहरा होगा। तो बच्चा वो खड़े होकर मुस्कुराता है और आपको देखता है और सोचता है, वो गेस कर रहा होता है कि आप क्या करोगे, और फिर आप जब घुस जाते हो और अटक जाते हो तो फिर उसकी हंसी छूट जाती है। वो आके कहता है, हाँ चला गया। वो पहले नहीं बताता कि मत जाओ। हाँ, उसको भी मजा लेना होता है। वो और वो दिन मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो दिन मैं सुबह निकला था, सुबह भी था, शाम को आया तो वो भी वहीं खड़ा था। उसके दिन का एक कहे मनोरंजन है वो, झालमुड़ी की दुकान के सामने खड़े होकर आनंद लेना कि कौन कैसे निकालता है। उस बाजार की सड़क अच्छी होती तो वो आधे लोग बाजार के कब्रिस्तानों और शमशानों में होते। आप सोचिए कि मतलब उस बाजार की रौनक, उन घरों की रौनक, उन घरों के चिराग बचे हुए हैं अगर सड़क खराब है तो। सही है। एक ऐड आता था, एक पैसेंजर, बच्चे का, एक आदमी कार बैक कर रहा है। हाँ, तो मेरे ख्याल से क्लोरोमेंट का ही था ये ऐड। बार बार कहता है कि लगी क्या, तो लग जाती है, तो बोलता है हाँ लग गई। तो उस तरह के बच्चे। ओहो, ठीक है, लेकिन गोदोलिया वाला चैलेंज है, काशी केन मियते, वो चैलेंज है उसको, जिनको लगता है बहुत अच्छे ड्राइवर बन गए, वहां तो वाहनों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, गोदोलिया में सिर्फ लोग चल पाए पैदल, इतना ही काफी है। वो भी एक संघर्ष है। ये काशी को भी काबा बना के मानेंगे आप तब। जो हालत है उस शहर की, हाँ तो है। पर वही है कि लोग, मैं बनारस से आप मुगल सराय की तरफ जाएं, एक सड़क है जिससे कि आप मुगल सराय की तरफ जाते हैं। हाँ, वो भी सड़क बहुत इस मामले में अच्छी है। बीच में कोयले का वो है नहीं, और उस सड़क में ताऊ ऐसे गड्ढे हैं कि आपको बस थोड़ी यही देखना होगा कि आज ये मुगल सराय पहुंचने के बाद बैरिंग 1 बदलवानी है कि 2। और वहां पे कोयले के ट्रक होते हैं, कोयले का भंडार दोनों तरफ होता है, और कीचड़ होती है वहां, बरसात नहीं हो तो भी जबरदस्त है ना। उसमें बीच में इन्होंने वो डिवाइडर बना रखा है, तो सड़क की चौड़ाई कम हो गई। आप किसी एक के पीछे लग रही है और देखिए फिर खेला। मुगल सराय के रास्ते पे सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं उनके साथ होती हैं जो ट्रक को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या आने वाला है, और ट्रक अधिकतर गड्ढों को अपने बीच से छोड़ के जाता है। हाँ, और आपकी गाड़ी हमेशा उसी बीच में आती है। ये बहुत बारीक एक्सपीरियंस वाली बात होता है। हाँ, बिल्कुल। ये खुद पे बीती है भैया, फूल निकलते हैं शोलों से। और एक मुगल सराय से एक अलीपुर रोड है जो जाके आगे आपको हाईवे में मिलती है। उस रोड में भी डिवाइडर बना दिया इन्होंने, तो कोई स्कोप ही नहीं रह गया गड्ढे से बचने का, कि दूसरी साइड चले जाता ना, नहीं कोई स्कोप नहीं रह गया, गड्ढे में घुस के जाना है। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, जिसका नाम है न्योता वाले श्रोता। चिट्ठी की बारी आ गई है, और इस बार कई सारी ऑडियो चिट्ठी आई है। टेक्स्ट में भी 1-2 चिट्ठियां आई हैं, पर ऑडियो चिट्ठी इस बार ज्यादा आई हैं।
व्हाट्सएप पर अनिल कुमार जी ने पटना से एक प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न है बाबा को संबोधित है, मैं सुनवाता हूँ। बाबा, कृपया बितौड़ावाद का शब्दार्थ बताएं हम जैसे मूर्ख हिंदी ज्ञानियों के लिए। वो शायद वितंडावाद कहना चाह रहे थे, उन्होंने बितौड़ावाद बोल दिया। हाँ, बाबा अक्सर इसका हाँ। प्रयोग करते हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं करते। तो करिए आप। हाँ, तो वितंडावाद का जो प्रयोग मैं कर रहा हूं या जिस तरह से वो प्रयोग होता रहा है, वो वितान से बन करके वो शब्द आया है। और वितंडावाद का मतलब है जेन्यू का जंगल। अगर मैं सीधे सीधे समझा दूं कि ऊसर में कीकर जैसी स्थिति जहां पे हो, जहां पे आपको लगे कि नहीं ये सब कुछ समेट भी रहा है, लेकिन इसी में एक अप्रबंधन भी है, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हैं और बहुत सारी हैं, तो वहां पे आप वो वितंडावाद ला सकते हैं। वाह। हम उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं बेकार की लंतरानी। हाँ। बाबा जो है वो तो खैर अलग और शब्द हमारे कानपुर ले में जाते बोलते हैं कि पौवा भर में काम चल जाए तो झौवा भर ना सुनो, वही चीज है। हाँ हाँ, तो वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज है, उसमें लॉजिक नहीं है और फैला हुआ बहुत है। मेरी बातें दरअसल वितंडावाद ही हैं। आज आप का लोग तीन उसमें ताल जो है वो ताम से शुरू हुआ था और वितंड और तक आया है। झाम पे खत्म हो रहा है। बहुत ताम झाम वाला शो है ये। सही है। लेकिन आता कभी कभी वितंडाओं में भी आखिर मतलब आनंद तो आता है कभी कभी। अच्छा, भाई जैसे ताऊ ने भी बताया ना कि अमरूद भी कैसे उगे हैं। अच्छा, एक और चिट्ठी ले लेता हूँ। वो छोटी सी चिट्ठी है और वो स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि इस उम्र का भी कोई हमको सुन रहा होगा। सुनिए। मेरा नाम ईया माथुर है। मैं इंदौर में रहती हूँ। मैं 9 साल की हूँ। मैं रोज रात में अपनी मम्मी के साथ 3 ताव सुनती हूँ। मुझे भी सुनना अच्छा लगता है। ताऊ। अरे वाह। अरे हमको एक तो ये करना चाहिए जल्द से जल्द कि एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुनती हो मम्मी के साथ। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी 18+ बातें ना करें इसमें। बिल्कुल कोशिश तो यही रहती है कि ना करें। और ये आपने अच्छा हमको सचेत कर दिया कि बच्चे भी सुनते हैं और सुनने पे किसी की पाबंदी नहीं है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। पर आप सुनते रहो और बहुत खुशी हुई कि आप मम्मी के साथ सुनते हो। बिल्कुल। हाँ। और मैं अक्सर कुछ पंचतंत्र से लेकर के और तमाम सारे संदर्भों की कहानियां सुनाता रहता हूं। तो 3 ताल के पुराने एपिसोड अगर आपने सुने हैं या आप उनको अगर सुन सकें, तो कई छोटी बड़ी कहानियां जो मुझे लगता है कि आपको रोचक लग सकती हैं, वो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। और ताऊ के पास बहुत सारे किस्से हैं, मेरे पास किस्से हैं, कुलदीप के पास बहुत सारे किस्से हैं। तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगर आपकी आयु में भी लोग 3 ताल सुन रहे हैं तो इसको कैसे और रुचिकर और रोचक और कथाओं से भरा हुआ बनाया जाए। और मैं और ये जो भी बात ताऊ कहूंगा ने कि कही- बड़ी होकर फिर से सुनना। हाँ। बिल्कुल, मुझे लगता है मम्मी ही मुख्य श्रोता हैं। वो उन्होंने बच्ची के जरिए अपनी बात कही है। लेकिन अच्छी बात है कि वो ऐसा सेफ महसूस करते हैं हम तीनों के साथ हमें सुनते हुए, कि वो परिवार के साथ बैठ करके सुनते हैं उसको। बिल्कुल। और अभिमन्यु ऐसे ही बनते हैं, ये इतिहास हमें बताता है। बच्चे बड़ों के साथ जिस तरह की एक्सपोजर उनको मिलता है, उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। साहित्यिक पुस्तकें, पत्रिकाएं, कुछ ऐसी गतिविधियां जो कि मोबाइल और तकनीक की दुनिया से बाहर की हैं, यहाँ तक कि रसोई या तमाम तरह की चीजें जो घर में बनाते बिगाड़ते हम लोग रहते हैं, ये सब हमको हम जैसा बनाने में इनकी भूमिका होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को भी 3 ताल सुना रहे हैं तो ये मतलब हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आप बच्चों को वो सुनाएं, और बच्चों को भी इससे लाभ होगा। बच्चों को भी इसमें से कुछ चीजें अनाप शनाप फिजूल की लग सकती हैं, कुछ चीजें ज्यादा गंभीर लग सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें रोचक भी उनके लिए इसमें हैं, और हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हम इसको और रोचक करें। बिल्कुल। और जो बात ताऊ ने कही कि हम अपनी शब्दावली में बिल्कुल उस तरह के थोड़ा सा परिमार्जन लेके आएंगे जिससे कि
हम ऐसे शब्दों से बच सकें जो कि इस आयु के लिए उपयुक्त नहीं है। एक चिट्ठी और आई है महेंद्रगढ़ हरियाणा से पंकज जी ने, और अभी ये कह रहे थे कि ताऊ से ये संक्रमण लगा है मुझको कि मैं क्या बोलते हैं, वर्ड प्ले की दुनिया में गोते लगाने लगा हूं। लेकिन वो संक्रमण सिर्फ मुझे ही नहीं लग रहा है, श्रोताओं को भी लग रहा है, सुनने वालों को। तो पंकज जी ने ये एक लतीफा भेजा है, ये सुनिएगा। 3 ताल के इस वाले एपिसोड में ताऊ ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए एक्स का इस्तेमाल कर लिया सांप और लाठी के संदर्भ में, पर वो नए बच्चों की लिंगो भूल गए कि उन्होंने इस बात को इनकॉर्पोरेट पहले से ही कर रखा है कि अगर आपके हाथ में लाठी हो और आपको सांप और एक्स दिखे तो पहले एक्स को मार दो। अद्भुत, ये EX वाले एक्स की बात कर रहे हैं। अद्भुत, अद्भुत, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखिए, मैंने इस भाव से नहीं बोला था, पर इन्होंने गजब कर दिया। क्या बात है, बहुत मजा आया। पीने गए थे चल के, लाए गए उठा के। सांप और एक्स हो गया है। ओ भाई साहब, जोरदार बात थी भाई, जोरदार बात पंकज जी। कौशलेंद्र जी होते तो ये बोलते, कौशलेंद्र जी का तकिया कलाम है, और बहुत जोरदार बात इसमें ये है। हाँ, कौशलेंद्र जी अगर सुन रहे हैं और सुन ही रहे होंगे हाँ, तो उनको प्रणाम। बिल्कुल। अच्छा, अब बहुत सारी और चिट्ठियां आई हैं, सब अभी ले पाना संभव नहीं है, मैं नाम पढ़ देता हूँ। बिहार के मुंगेर से दीप नारायण भारती, राजस्थान हनुमानगढ़ से प्रदीप कुमार, आपने बहुत सुंदर लंबी चिट्ठी भेजी है। अहमदाबाद से अजीत कुमार जी का वॉइस नोट आया है। मुंबई से जय सिंह जी की भी चिट्ठियां आई हैं। आप सबकी चिट्ठियां हम लेने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। और इस बीच कोई नया सवाल, कोई नया लतीफा सूझे आपको हमारा एपिसोड सुनते हुए, तो अपनी चिट्ठी को अपडेट करके दोबारा भेज दीजिएगा। और अगर कोई पत्र कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए तो आप ये कतई मत समझिएगा कि आपका पत्र हमें नहीं मिला और हम तीनों ने उसके ऊपर चर्चा नहीं की, बातचीत नहीं की, उसे पढ़ा नहीं। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। हम अपने सभी श्रोताओं के पत्र बहुत गंभीरता से, बहुत रुचि से और बहुत उत्साह से पढ़ते हैं। ये बाबा का BBC अवतार था। अच्छा, लेकिन वाले अवतार में शायद थोड़ा सा और उतार चढ़ाव हो जाता। हाँ, अचला शर्मा की तरह। हाँ, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ, उसमें मैं कहता कि जय सिंह भाई, आपने पत्र लिखा और आपका पत्र पढ़ा हमने, उस कार्यक्रम में उसे शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पत्र आपका हमने पढ़ा और हमें बहुत साहस मिला। अच्छा, बहुत लोगों ने अभी भी सिर्फ अपना नाम, मतलब अब पहले हमने कहा था भैया सिर्फ जय हो लिख करके क्यों भेज रहे हैं, नाम पता तो बताइए। तो अब की बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखा है और जय हो लिखा है। जैसे कि लुधियाना से दिलीप ठाकुर ने लिखा है, जय हो 3 ताल के 3 स्टार, बाबा, ताऊ और सरदार। नागपुर महाराष्ट्र से रोशन राज ने भी जय हो लिख करके भेजा है। कुलदीप, कई साथी ऐसे भी होंगे जो जरूरी नहीं कि हमेशा बात कहना चाहते हो, हाँ, जय हो भी कहना चाहते हो। तो उसी से मुझे एक ख्याल ही आया, आप लोग भी बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक जो 3 ताल के रेगुलर लिसनर हैं, बिल्कुल जो डेडिकेटेड सुनने वाले हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की एक इच्छा मेरी हो रही है, जिसमें हम अपने मतलब अनन्यतम जो सुनने वाले हैं उनको जोड़ेंगे, और इस बारे में आपके सुझाव भी चाहते हैं। तो क्या ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए, थोड़ा और कम्युनिकेशन शायद इजी रहे उन लोगों के फीडबैक भी। बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका तरीका उससे हमें भी आइडिया मिलेगा। अभी क्या हुआ है कि एक उत्सुक आधुनिक युग का युवक सरदार, 2 जो मतलब बुढ़ा तो सिर्फ मैं हूँ, नहीं मैं हूँ केवल, पर बाबा जो है वो प्रिटेंड करते हैं कि वो भी वृद्ध हैं। तो वो ऐसा लगता है कि एक युवक जो उत्सुक है वो 2 वृद्धों से सवाल करता है और उससे 3 ताल बनता है। और हम जो बुढ़ा पेस्ट हैं हम लोग, वो अभी मैं वैसे हंगरी भी हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, पर जिस तरह के पेस्ट हम दोनों हैं, अब टर्की खाने जा रहे हैं। लगना चाहिए नए लोगों से, और जो श्रोता हैं उनमें से खास करके जो युवा हैं, उनकी बातों से हमें बहुत ऐसे तत्व मिलेंगे जिसपे हम आगे चर्चा कर पाने में हमें आसानी होगी, और हम थोड़ी छोटी चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक चीज बताइए, मतलब आप उन सहमति चाहिए, सभी को ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, आप में से जो लोग सहमति देंगे, सहमति के लिए अपन क्या करता हूँ, सोच रहा था कुछ कोड वर्ड रख लेते हैं जो हमें वो लिख करके भेज देगा,
हम मान लेंगे कि ये सहमति है आपकी कि वो ग्रुप में शामिल होना चाहता है। जय हो। जय हो। तो जय हो, आप हमें आपसे जो नहीं, हमको जय हो एक ऐसा सामान्य पासवर्ड है जिसमें मतलब पराये लोग के प्रेमिकाओं के नाम पे पासवर्ड रख देते हैं और बाकी दोस्त उसे क्रैक कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ और सोचिए, ताम झाम या कूल ब्रो, इस तरह का भी कुछ सोच सकते हैं, या सरदार लिख के भेज दें आप, तो हम लोग आपको उस ग्रुप में डाल सकते हैं, मेरा ये मानना है। जो हाँ, तो जो लोग मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं एक, कि जो लोग 3 ताल के इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सिर्फ इतना लिखकर भेजें कि मैं भी 3 तालियां हूं। वाह, बहुत लंबा है, एक पूरा सेंटेंस है, इससे आपको या केवल टाइप विपाशा करते लिख के, हुए विपाशा लिख के भेज देता हूँ तो टाइप करते हुए आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। छोटा नहीं है ये, टर्म्स हाँ एंड कंडीशंस की तरह बहुत लंबा है। हाँ, मैं भी 3 तालियां, मैं भी 3 3 तालियां। तालियां। तो ये लिख करके भेज दिया। नंबर आपको पता ही है, 9953323303। बाबा हिंदी में कैसे होगा? 99 अब तुम बहुत मजे लेते हो। 9953323303। 03। हाँ, तो ये नंबर सेव कर लीजिए। इस पे आप लिखिए मैं भी 3 तालियां। इसका ये मतलब होगा कि आप 3 ताल के एक व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। वहां आप एक तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे, छोटी छोटी चीजें बता पाएंगे, सलाह सुझाव दे पाएंगे, बेबाक बुधवार के टॉपिक्स आप सजेस्ट कर पाएंगे, 3 ताल में क्या कमियां रह गई, क्या खामियां रह गई, क्या अच्छा लगा, क्या और आगे बढ़ाया जाए, ये आप बता पाएंगे। एक तरह का एक इंटरनल कम्युनिकेशन हम लिसनर्स के साथ करना चाहते हैं। और उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 9953323303 पर मैं भी 3 तालियां ये लिख करके भेजिए, चाहे रोमन में चाहे देवनागरी में। स्पेलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, हम लोग समझ जाएंगे। और आज तक के ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल जो @आज तक रेडियो है, वहां पर बुधवार को हमारा बेबाक बुधवार होता है, जिसमें कि आप भी जुड़ सकते हैं, आप माइक लेकर बोल भी सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और हम लोग उसमें रहते हैं। उसमें मेरी तरफ से एक नई सूचना है कि बाबा जो 2 हफ्ते से अनुपस्थित रहे थे वो इस बुधवार को होंगे। और बहुत लोग जो मिस कर रहे थे उनके लिए ये खुशखबरी मैंने दे दी है। वाह वाह वाह, ये मुझे भी सूचना मिल गई है। हाँ, तो बुधवार रात 9 बजे वो होता है। हम लोग उसका कार्ड वो किस विषय पर है वो उसी दिन बता देते हैं, दोपहर तक करीब। एक बार आप आज तक रेडियो के ट्विटर हैंडल देख लेंगे तो विषय भी पता चल जाएगा। उसमें रिमाइंडर लगाने का भी एक ऑप्शन अरे आता है। फॉलो ही ट्वीट कर में। लें, क्या है उसमें हाँ। फॉलो करने से क्या होता है ट्विटर पे कि आपको और भी जो पॉडकास्ट अच्छे अच्छे ना उसकी सूचना मिलते रहती है। सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो निकल जाइए आपको आगे। नितिन भी मिल जाएगा, 3 ताल भी मिल जाएगा, पॉडकास्ट भी मिल सब जाएगा, स्पेसेस भी मिल जाएगा, आसान सब रहता है। फेसबुक उसबुक पे भी हमको फॉलो करिए। यूट्यूब पे भी एक चैनल है आज तक रेडियो का, क्योंकि ये सुनने वाला माध्यम है, देखने वाला माध्यम लेकिन नहीं है, ट्विटर बहुत फॉलो सारे कर लोग लें। के आसान होता है तो यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। ट्विटर हैंडल आज तक रेडियो का, उसको फॉलो कर लें। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कंफ्यूज मत हो, एक जगह से आप सब कुछ खोजते रहेंगे। हाँ, और आज तक .in पे जो है आएंगे, अगर आप अपने मोबाइल फोन में या अपने डेस्कटॉप में आज तक .in टाइप करके आज तक की वेबसाइट पर आते हैं तो ऊपर में राइट हैंड साइड में कॉर्नर में जो है ऊपर में एक रेडियो का लोगो है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर आनंद लीजिए। वहीं पे बहुत अच्छी जगह है सुनने के लिए आपके लिए, कि कभी कभी अगर वक्त हो, नहीं तो मोबाइल फोन पे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, ये सब पे भी आप 3 ताल टाइप करके ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। और भी आज तक रेडियो टाइप कर लें तो उसके भी आपको आज तक सारे रेडियो शोज के मिल डिफरेंट जाएंगे। पॉडकास्ट मिल जाएंगे, क्योंकि सुनने का जमाना है, आंख लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आनंद आता है सुनने में। सुनने का एक अलग ही मजा है। बिल्कुल। तो अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते सितंबर में। अगर ठीक ठीक याद आ रहा है तो वो माह था सितंबर जब भेजा था तुमने मुझको तरके वफा का लेटर। तो लेटर भेजने का नंबर आपके पास है ही, वरना radio@aajtak.com ये ईमेल आईडी अभी भी चल रहा है। इस पर भी आप अगर विस्तृत चिट्ठी लिखना चाहते हैं, आपको लिखने में आनंद आता है और आपको लगता है नहीं वॉइस नोट नहीं, मैं चाहता हूँ कि लिख करके ही अपनी बात कहूँ, तो radio@aajtak.com पर भी भेज सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पर भी अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो हम 3 ताल में आपकी चिट्ठी को शामिल करेंगे। व्हाट्सएप पर आप जो मैंने कहा मैं भी 3 तालियां लिख करके भेजिए तो आपको 3 ताल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लेंगे। और व्हाट्सएप पे आपको ये ध्यान रखना है कि हाय हाय और बाय बाय नहीं करना है,
और ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। बाकी फिलहाल के लिए बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।